गुड मॉर्निंग। आज की जो हमारी क्लास है, जो हमने पहले इससे 2 टॉपिक किए, एक तो वर्णमाला और संधि जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी जो तमाम क्वेश्चन की वैरायटी है उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन फिर भी वास्तव में अपनी प्रैक्टिस के लिए हमें बहुत सारे क्वेश्चन उन दोनों टॉपिक के आज लेने हैं। उसके बाद में फिर एक नया टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा। तो जल्दी जल्दी जो भी आपने सीखा उसे सीखने के आधार पे प्यारे दोस्तों, आपके स्क्रीन पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे दोनों टॉपिक के। आपको वो सोल्व करने हैं बहुत कम समय में, ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है, क्योंकि हमारे सीखने के पीछे जितने भी आपने लॉजिक किए वास्तव में वो इस तरह से है कि आप सेकंडों में चीज़ों को करोगे। क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आप टाइम बचा के दूसरे सब्जेक्ट को दे सकते हो। अगर हिंदी के क्वेश्चनों को हम 30 सेकंड या 1 मिनट में करेंगे तो फिर हिंदी को सीखने और सिखाने का जो हमारा क्रम है वास्तव में फिर उससे ठीक है, फिर भी बीच बीच में आ जाना है। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, सभी को एक बार फिर गुड मॉर्निंग। राघवेंद्र, कुणाल, वीरेंद्र, नदीम, कुलदीप, वीरेंद्र, ठीक है, आस्था, रामकुमार, बहुत सारे बच्चे हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि आज का जो हमारा सेशन है, जैसे हमने कहा था कि वास्तव में जब भी एक दूसरे पे टॉपिक डिपेंड है वो हम कराने के बाद में आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन लाएंगे, तो उन्हीं क्वेश्चनों को आपको करना है। तो प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा है बिल्कुल ठीक है। मधु, सबको गुड मॉर्निंग। पंकज, सबको एक बार फिर गुड मॉर्निंग। चलो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में टॉपिक भी करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पे हमेशा क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो जो भी आपने सीखा है उसी को प्रैक्टिकली एक बार देख लेते हैं हम कितना सही है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो ये हमने प्यारे दोस्तों संधि का जो टॉपिक है उससे जो क्वेश्चन लिए हैं वो हमें करने हैं, आपको ये ध्यान रखना है। तो पहला है अतएव, दूसरा रामायण, तीसरा तपोगुण और उसके बाद सदाचार। सर प्रैक्टिस की पीडीएफ फाइल मिलेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, अब आगे की चीज़ों पे मत जाया करो। जब आप सामने आ गए हो तो आज का काम आज कंप्लीट कर दो, कल मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमको ठीक लगेगा तो जरूर देंगे, ठीक नहीं लगेगा तो बिल्कुल नहीं देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको सोचने और समझने की, कहने की आवश्यकता नहीं है, वो काम सिर्फ हम करेंगे। अभी जो काम करने उस पर फोकस करो। हिंदी के साथ या हिंदी पढ़ने वालों के साथ यही दिक्कत है कि एज में तो हम 30-35 साल के हो चुके हैं, 25 साल के, लेकिन मैच्योरिटी वही 5-7 साल के बच्चों की है। जब चीज़ें आ गई तो आगे के लिए कहाँ सेव रखने की जरूरत है। आपने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, आज उसको प्रैक्टिकल करो और उससे फ्री हो। और भी बहुत सारी दुनिया है जिसके बारे में आपको जानना है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हिंदी को भी अगर आगे पढ़ने के बाद, मेरे से पढ़ने के बाद आगे ढोओगे, हिंदी को आगे लेके जाओगे तो फिर मजा नहीं है। तो पहला क्वेश्चन था दोस्तों, फटाफट आंसर आ रहे हैं। दिनेश के, गोलू के, रोहित के, ठीक है, सन्नी के, विनय के, बहुत सारे बच्चे हैं, सारे बच्चे एक साथ करो। निम्नलिखित शब्दों में, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है? एक जो दिया हुआ है हमारा क्या है, अतएव, जो आपको दिखाई दे रहा है। अब जरूरी नहीं हमें एक ही क्वेश्चन करना है, हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि, लेकिन अतएव क्या होता है दोस्तों, अतः प्लस एव। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये हमारा क्या है, विसर्ग। और जब यहाँ एक विसर्ग और एक वर्ण आया है तो इसमें कौन सी संधि हो गई, विसर्ग संधि। तो प्यारे दोस्तों, इसका मतलब इसमें तो हमारी स्वर संधि नहीं है। दूसरा शब्द क्या है हमारा, रामायण शब्द है। ये राम और अयन को मिलके बना होता है, क्योंकि ये वाला ने किस में बदल जाता है, क्योंकि जो अनुनासिक वर्ण होते हैं आवश्यकता पड़ने पर शब्द का अर्थ बनाने के लिए वे आपस में बदल जाते हैं। तो यहाँ से हमने क्या लिया दोस्तों, ए, क्योंकि मैं एक व्यंजन है और किसी भी व्यंजन में कोई ना कोई स्वर होता है। और इसके बाद में यहाँ पे हमने क्या लिया, ए, और दोनों मिलके क्या बन गए, आ। और जब ये दोनों के दोनों स्वर हैं तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे दोस्तों कि यहाँ रामायण में स्वर संधि है। इसके बाद दिया हुआ है तपोगुण। आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि तपोगुण के अंदर यहाँ पे वो कह रहा है कि जो तपोगुण है उसके अंदर बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संधि है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है पहले वाले क्वेश्चन का, रामायण, अर्थात बी आंसर। तपोगुण वास्तव में कौन सी संधि होगी, आपको कई बार बताया है कि जहां भी पहला शब्द तप है वो पूछ रहा है तपोगुण।
तपोगुण के अंदर प्यारे दोस्तों एक तप है और दूसरा शब्द हमारा क्या है, गुण है। यहाँ पर ये वाला विसर्ग का क्या हो जाता है, औ, और जब इस वाले विसर्ग का उ हो गया तो इसका मतलब यहाँ एक विसर्ग हो गया और एक गय, और जहाँ विसर्ग और वर्ण आते हैं तो उसको कहते हैं हमें विसर्ग संधि। दूसरा शब्द हमारा क्या है, सदाचार, और सदाचार जो बना है प्यारे दोस्तों ये सद और आचार, इसका कोई मीनिंग नहीं है तो फिर हमें अर्थ बदलना पड़ता है। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा आपस में बदल जाता है। तय वर्ग के अंदर तय है, दय आता है, दय तीसरा है, तय पहला है, और यहाँ पे क्या आ गया, आ। तो प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, ये एक तय है और एक ही यहाँ पे क्या है, आ। एक व्यंजन और एक स्वर, सदाचार किसका एग्जाम्पल हो गया, व्यंजन संधि का। यानी कि अतएव जो था और इसके बाद तपोगुण ये विसर्ग थे, सदाचार जो था वो व्यंजन संधि था, और रामायण केवल इसमें स्वर संधि का एग्जाम्पल है। तो अपने आप में जो क्वेश्चन की वेराइटी है बहुत ही लॉजिकली है प्यारे दोस्तों। हमें एक क्वेश्चन का आंसर दे के खुश नहीं होना, हमें बाकी का भी बताना है कि बाकी में कौन सी संधि होगी, अर्थात बाकी में अगर वास्तव में स्वर संधि नहीं है तो उसका कारण क्या है। तो आपको यह ध्यान रखना है। इसी तरह से आप तमाम क्वेश्चनों को करके प्यारे दोस्तों आगे बढ़ोगे। तो यहाँ दूसरा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में किसमें व्यंजन संधि है। एक शब्द दिया हुआ हिमालय, तो हिमालय को प्यारे दोस्तों पहले ऐसी जगह से तोड़ोगे जहां उसके मीनिंग हो, क्या आ गया, हिम और आल्य, यहाँ पे ए इधर आ गया। तो आपको ये ध्यान रखना है ये दोनों मिलके क्या बनते आ। इसी वजह से हिमालय में प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो आया है वो क्या है, ये आ आया है। ये वाला आ कहाँ पे आया है, यहाँ पे ये दोनों के दोनों, वो पूछ रहा है व्यंजन संधि, और यहाँ ये दोनों क्या है, स्वर, इसलिए हिमालय में स्वर हुआ। जब वो दुर्बल को पूछ रहा है प्यारे दोस्तों तो यहाँ पर क्या आ जाता है, पहले आएगा हमारा दूर, उसके बाद में फिर यहाँ बल, और इस रे का परिवर्तन किस में हो जाता है, विसर्ग में। तो यहाँ पर हमारा एक आ गया विसर्ग, एक आ गया ये, तो ये दुर्बल हो गया विसर्ग संधि। इसके बाद में एक शब्द हमारा क्या है, सदैव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सदा प्लस एव, यहाँ पे आ गया आ, इधर आ गया ए, ये दोनों के दोनों स्वर है, ये स्वर संधि। अब लास्ट बच गया आपका, इसका मतलब राइट आंसर जो है वो उन्नति है। तो आपको ये ध्यान रखना, दूसरे क्वेश्चन का पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में किसमें व्यंजन संधि है, तो वो लास्ट ऑप्शन जो बचा है वो लास्ट ऑप्शन हमारा क्या है, उन्नति। और उन्नति में आपको कंडीशन बताई जा चुकी है प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर ये जो शब्द है उन्नति, ये व्यंजन संधि इसलिए है कि यहाँ पे उत और नति, इसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंग नहीं है तो ये बदल जाते हैं, बदल जाते हैं तो ये शब्द क्या बन गया, उत और नति। तो वहाँ रूल है, नियम है, यदि पहले कोई तय वर्ण आ जाए बाद में न आ जाए तो इस वाले न का द्वित हो जाता है, ये आप पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर क्या आया प्यारे दोस्तों, तय, इधर क्या आया, न, दोनों के दोनों क्या है, व्यंजन, इसीलिए उन्नति में व्यंजन संधि है। उन्नति में कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। लॉजिकली करना है, रटना नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है आपको, ठीक है। साथ के साथ चलो, बहुत सारी चीजें मैं जो बता रहा हूं प्यारे दोस्तों उसको थोड़ा सा सीखने की कोशिश करो। आंसर देना जब आप अच्छे से समझ चुके हो, पढ़ चुके हो, और जब हमने पढ़ा है तो आंसर देना तो बेहद आसान काम है। लेकिन बाकी में व्यंजन संधि क्यों नहीं होगी, दुर्लभ, सदैव और हिमालय में, उसका भी कारण आपको पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए। तो बिल्कुल आप अपनी प्रैक्टिस के दौरान आप अंदाजा लगा सकते हो कि वास्तव में जिस तरह से चीजें आपने समझी है आप कैसे करोगे। बहुत सारी किताबों के अंदर जो वैरायटी है वो अलग तरह की है, ये किताबों के अंदर आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे प्यारे दोस्तों किसी भी किताब के अंदर, ठीक है। इनमें हो सकता है थोड़ा बहुत एरर भी होगा, क्योंकि टाइपिंग के दौरान जो इसको जिससे हम टाइप कराते हैं वो थोड़े बहुत गलती जरूर छोड़ देता है, तो उस पर भी हमें ध्यान देना है। अगर हमने वो गलती पहचान ली तो इसका मतलब है कि हमने चीजें रटी नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से चीजें हमने समझी है। तो वो भी बतानी है कि टाइपिस्ट ने इन क्वेश्चनों को टाइप करते समय जो हमने हार्ड कॉपी दी थी उससे टाइप करते समय क्या क्या गलती की है। अगर वो गलती आपने पहचान ली तो फिर आप क्या करोगे, इसका मतलब है कि चीज़ों को आपने लॉजिकली सीख लिया है। सर कल पेपर दिया है, सब ठीक हुआ, बहुत अच्छे। तो कल पीसीएस का पेपर था, उसके अंदर हिंदी के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। जिन्होंने दिया है उनको मजा आया, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको आप ना कर पाओ, और जो पढ़ाया है सब कुछ वही है। तो बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित तीसरे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है। तो वो विसर्ग पूछ रहा है। एक ऑप्शन क्या दे दिया प्यारे दोस्तों, उज्ज्वल शब्द दिया है, आपको ये ध्यान रखना है। एक हमारा है उज्ज्वल,
और वो दूसरा जो शब्द है हमारा वो क्या है, निश्चल। तो इसके बाद में तीसरा हमारा क्या है, राजेंद्र, और इसके बाद में फोर्थ हमारा क्या है, दुर्गम। और वो क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि वो विसर्ग संधि बताइए, तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, एक राजेंद्र, एक दे दिया उसने निश्चल और एक दे दिया उज्जवल। और मैं कह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन के अंदर कोई एरर है तो उस एरर को भी आपको पहचानना है। यहां पर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, उत और ज्वल, यहाँ पे तय आ गया, इधर आ गया जय आधा, दोनों के दोनों व्यंजन है, इसलिए व्यंजन संधि। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा निस और इधर आ जाएगा चल, और यहाँ पे क्या आएगा, विसर्ग, इस से के स्थान पे निश्चल। तो एक तो एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, सेकंड वाला जो है निश्चल, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसके बाद राजेंद्र जो दिया हुआ है, आपको ये ध्यान रखना है, एक शब्द क्या है राज और दूसरा क्या है इंद्र, यहाँ से ए, इधर से आएगा ई, और दोनों बनेंगे ए, इसीलिए राजेंद्र पे यहाँ एक मात्रा है। और दूसरा इन्होंने क्या दिया हुआ है, एक दिया है दूर और दूसरा दिया है गम। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर ये अपने आप में रॉन्ग क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें भी है, मैं जानबूझ के ये चीजें किया हूं ताकि आप किसी एक पे दिमाग लगाओ कि दूसरे पे नहीं। हमें चीजें रटनी नहीं है, हमें चीजें लॉजिकली समझनी है, इसलिए इसमें दूसरा भी सही है और इसके अंदर इसमें फोर्थ भी सही है। तो सारी चीजें लॉजिकली सीखेंगे, बिल्कुल सही है। गोलू, पंकज, सन्नी, दीपेंद्र, ठीक है। इसके बाद राम कुमार, बहुत अच्छे। सारे बच्चे ऐसे ही आंसर दो, जल्दी नहीं करनी है। हर जो वास्तव में 4 ऑप्शन है वो भी अपने आप में क्वेश्चन है। इसके बाद फिर वो कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है। चौथा जो क्वेश्चन है वो भी पूछ रहा है कि विसर्ग संधि बताइए किस शब्द के अंदर है। तो ये चीजें आपने समझ ली है किस तरह से आपको करना है। विसर्ग संधि किसमें है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक दिया हुआ है मात्स्य, ये दूसरा इसमें दिया हुआ है प्यारे दोस्तों नायक, तीसरा दिया है इसमें नाविक, और फोर्थ दिया है इसने मनोहर। तो आपको बताना है कि विसर्ग संधि किसमें है। तो यहाँ कैसे करोगे प्यारे दोस्तों, महा और आश्चर्य, पहले ऐसी जगह से तोड़ोगे, ऐसी जगह से अलग करोगे जहाँ शब्द का कोई ना कोई अर्थ बने, मीनिंग बने। और अर्थ वही बनेगा जो आपने पढ़ा है, लिखा है, सुना है। आपने महा और आश्चर्य दोनों को पढ़ा, लिखा, सुना है। यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, दोनों मिल गया आ, इसीलिए यहाँ मात्स्य में बिल्कुल बीचों बीच क्या दिखाई दे रहा है आपको, आ। जहां भी आ बनता है वहां होती है दीर्घ संधि अर्थात स्वर संधि। ये दोनों के दोनों क्या है, ये स्वर है, इसलिए इसमें स्वर संधि हो गए प्यारे दोस्तों। इसके बाद क्या उसने पूछा था कि विसर्ग संधि बताओ क्या है। यहाँ नायक जो शब्द है प्यारे दोस्तों वो क्या होता है यहाँ पर, क्योंकि इसमें आया है तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हम मात्रा लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कई बार हमने बताया है, अगर शब्द आ जाए प्यारे दोस्तों नयन, ठीक है, या उसके बाद में शब्द आ जाए आपका नायक यहाँ पे, या शब्द आ जाए पवन, और या शब्द आ जाए पावक, तो आप सबको बता चुके हैं इसमें जो मात्रा लगती है इसकी लगती है, इसमें इसकी लगती है, इसमें इसकी लगती है, और इसमें इसकी मात्रा लगती है। यानी कि यहाँ जब हम नयन का करेंगे तो क्या करना होता है हमें, ने जमा अन। जब नायक का करेंगे तो क्या करेंगे, ने जमा अक। और जब पवन का करेंगे तो क्या करेंगे, पो जमा, ठीक है, अन, पो जमा अन पवन। और जब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, पो जमा अक। यानी कि पो जमा अक पावक, पो जमा अन पवन, ने जमा अक नायक, और ने जमा अन नयन। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया प्यारे दोस्तों, ये। तो ये किस में होता है, अयादी संधि में। जब भी शब्द के टुकड़े करें और टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अयादी संधि। तो प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो वास्तव में ये नायक है वो किसका उदाहरण है, वो उदाहरण है अयादी संधि का। तो यहाँ पर नायक में क्या है, अयादी संधि है, लेकिन वो विसर्ग पूछ रहा है। नाविक में कौन सी संधि हो जाएगी प्यारे दोस्तों, जो अभी बताया। तो यहाँ पे क्या है, वह है, तो यहाँ पे क्या होगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा नो प्लस अक, ठीक है। तो यह इक आएगा नाविक, नो प्लस इक नाविक।
तो आपको ये ध्यान रखना है, ये भी क्या है, उदाहरण किसका है, अयादी संधि का, क्योंकि टुकड़े करेंगे तो कोई अर्थ नहीं है। और जहाँ टुकड़े कर कर कोई अर्थ नहीं होता तो लास्ट में क्या बच गया, हमारा मनोहर। यही राइट आंसर है, क्योंकि वो पूछ रहा है विसर्ग संधि। यहाँ पर एक शब्द आ गया मन, दूसरा आ गया हर, इस वाले मन का क्या हो जाता है, औ में परिवर्तन, यानी कि ये मन और हर समाज में दो शब्द थे और इस वाले विसर्ग का परिवर्तन औ में। आपको कई बार बताया गया कि जहां भी मन शब्द आ जाए ये वाला, यश शब्द आ जाए ये वाला, तप शब्द आ जाए प्यारे दोस्तों ये वाला, अध शब्द आ जाए ये वाला, तो आपको ये ध्यान रखना है वहां आंखें बंद करके कौन सी चीजें होगी। ठीक है, वो सारे के सारे ये वाले विसर्ग किस में बदल जाते हैं प्यारे दोस्तों, औ में बदल जाते हैं, इसलिए वहां कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि। तो मनोहर में कौन सी संधि हो गई, विसर्ग संधि। चीजों को रटना नहीं है, आंसर लगा के खुश नहीं होना है। सारे जितने भी ऑप्शन दिए हैं कि कौन कौन सी ऑप्शन में कौन सी संधि होगी, अगर आप कर पा रहे हो तो दोबारा से आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सर आपने लॉजिकल रूप से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हैं, पेपर देने जाओ तो लगता है कि हम पेपर देने नहीं बल्कि आपसे लाइव पढ़ रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है, बिल्कुल सही। देखो मेरा मैं क्या पढ़ाया और मैंने क्या नहीं पढ़ाया और मैं कैसा पढ़ाता हूँ और कैसा नहीं पढ़ाता हूँ, ये आपको तब पता चलेगा जब आप एग्जाम में बैठोगे। और वहां जब आपको हिंदी के क्वेश्चन मिलेंगे 30, 40, 50, 60 या 10, 15 जो भी मिलेंगे, और उसके बावजूद जब आप 10 के 10 सही करके आओगे, जो चमत्कार आपको लगेगा कि जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी पेपर में बैठे और हमने सारे क्वेश्चन सही किए हैं और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसने हमें थोड़ा सा परेशान किया हो, तब आपको पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ाया गया और कैसे पढ़ाया गया। इसके बाद पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में व्यंजन संधि है। प्यारे दोस्तों पांचवे में एक ऑप्शन दिया हुआ है यद्यपि, दूसरा दिया हुआ है आपको दिगंबर, क्लियर दिखाई दे रहा है, तीसरा दिया हुआ है महर्षि, ठीक है, और फोर्थ दिया है आपको मनोहर। इसमें भी मनोहर शब्द आया है जो आपने अभी किया। तो आपको यह ध्यान रखना है, वो पूछ रहा है व्यंजन संधि बताओ। यद्यपि को कैसे करोगे, यदि जमा अपि, और यहाँ पे क्या आएगा ई, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ए, ई और ये क्या बनाएगा ये, और जहां यह बनता है वो क्या कहलाता है यण संधि। और यण संधि किसके अंदर आती है, स्वर। ये दोनों के दोनों स्वर है, इसीलिए यद्यपि किसके अंदर जाएगी, स्वर संधि के अंदर। और स्वर संधि में भी किसके अंदर जाएगी, यण संधि। क्यों, बीच में बिल्कुल यह है, शब्द के बिल्कुल बीचों बीच यह, और ऊपर क्या है आधा तय। जब शब्द के बीच में यह हो और उससे पहले कोई आधा वर्ण हो तो उसे हम यण संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेदों में से एक भेद है यण संधि का। दिगंबर जो शब्द है प्यारे दोस्तों वो क्या होगा, एक होगा दिक और दूसरा होगा अंबर। वो पूछ क्या रहा है, व्यंजन संधि, यही व्यंजन है। यहाँ एक क आया और एक ये ए आया, यहाँ एक व्यंजन और एक स्वर है, वो क्या कहलाएंगे दोस्तों, वो व्यंजन संधि कहलाएंगे। क्योंकि यहाँ ये दिग व जो तीसरा वर्ण है ये किस में बदल गया, पहले में बदल गया, तो दिग का कोई अर्थ नहीं होगा वहां। हालांकि आपको ये भी देगा, एक देगा दिग और अंबर, ये वास्तव में गलत है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। ये वाला गय किस में बदल जाता है, कै में। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा आपस में बदलता है। राइट आंसर आपका ये हो गया। महर्षि में कौन सी संधि होगी, स्वर संधि। महाजमा ऋषि। मनोहर में आपने अभी किया है, एक मन होगा दूसरा हर, मन के विसर्ग का औ में परिवर्तन हो जाएगा प्यारे दोस्तों। और आपको ये बताए थे जितने भी ऋषि वाले एग्जाम्पल हैं वे सारे के सारे गुण संधि हैं। गुण संधि में क्या होता है, जहां दो वर्णों से मिलाने पर ए ओ और अर बने। तो यहाँ प्यारे दोस्तों क्या बन रहा है, अरि बन रहा है। महर्षि में एक हो गया महा, दूसरा क्या हो गया ऋषि। यहाँ पे क्या लेंगे आ, इधर क्या लेंगे री, और ये दोनों मिलके क्या बन गया आर। तो अर बने या आर बने बात एक ही है। जब यहाँ आ आया तो आर बनेगा, और जब यहाँ ए आएगा तो क्या बनेगा, अर बनेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, ये आ और री मिलके क्या बना दिया आ। तो यहाँ पर हमने जब इसमें से आ ले लिया तो इधर है बच गया हमारा आधा, जब री इसमें से ले लिया इधर बच गया हमारा सी। तो प्यारे दोस्तों जब ये आधा है यहाँ पर, तो जब आप इसको आर को बनाओगे तो आ लगाओगे इसके साथ, यो है हो गया हमारा पूरा, और ये रे लगाओगे यहाँ पे, तो ये आर हमने आ यहाँ पे, रे यहाँ पे, शब्द बन गया महर्षि। ऐसे ही आपको सीखना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अतुल, राम, रीना, राम कुमार, आकाश, मधु।
बिल्कुल सही चल रहे हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि तमाम क्वेश्चन लॉजिकली आपको उनके संधि विच्छेद, वो बेशक संधि का नाम पूछ रहा है, वो वहां संधि विच्छेद भी आ सकता है, क्योंकि मैं संधि के नाम जानबूझ के इसलिए पूछ रहा हूं कि पहले आप संधि विच्छेद करोगे तभी तो संधि का नाम बता पाओगे, इसलिए जानबूझ के इस तरह के क्वेश्चन आपको रखे गए। और आपको ये ध्यान रखना है सर लाइफ में पहली बार संधि के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं आज। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू बेटे। आपको ये ध्यान रखना है कि सारी चीजें देखो बहुत सारी लॉजिकली आएगी, ये तो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक थे और भी बहुत आसान टॉपिक है। मैं रस पढ़ाऊं, छंद पढ़ाऊं, जितने भी आगे आने वाले टॉपिक है उनमें और ज्यादा मजा आएगा। मेरा ऐसा कोई टॉपिक नहीं कि मैं संधि को अच्छे से पढ़ाता हूँ और बाकी को नॉर्मल तरीके से पढ़ाता हूँ। जितने भी टॉपिक आएंगे वो उससे भी बेस्ट होता चला जाएगा। इसी वजह से बच्चे लाइव क्लास और ऑनलाइन क्लास में हिंदी में मजा ले लेके सीख रहे हैं और अपने तमाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें हिंदी में सही क्वेश्चन करके लीड बना के कंपटीशन फाइट कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब तक आपके पास 2 से 3 सब्जेक्ट ऐसे नहीं हो जाते जिसमें आप लगभग 95% 100% परफॉर्मेंस नहीं करोगे, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो उसमें से एक जिंदगी भर के लिए हिंदी से तो आप फ्री हो ही जाओगे। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाएगा जहां 95% परफॉर्मेंस बेस्ट होगा, उसके साथ किसी भी एक सब्जेक्ट को जोड़ लेना, रीजनिंग, जीएस या मैथ या कोई दूसरे सब्जेक्ट को, तो वे 2 सब्जेक्ट मिलकर ही प्यारे दोस्तों आपको सिलेक्शन दिलवा देंगे। क्योंकि आपको यह ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर 5 अलग अलग सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं तो पांचों में कमांड नहीं हो सकती है, पांचों बेस्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड नहीं होता है। कई बार हमें अच्छे टीचर नहीं मिलते हैं उसकी वजह से भी। लेकिन जब आपको वो सारी चीज मिल रही है तो आप कम से कम एक चीज से आज ये तय हो गया कि हिंदी में आप मार नहीं खाओगे, क्योंकि जिसने वर्णमाला और संधि के क्वेश्चन कर लिए, जहां हर पल चीजें बदलती रहती है, तो बाकी चीजों को आप बहुत अच्छे से लॉजिकली आराम से सीख पाओगे। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। इन 5 के अलावा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन है दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है। मैंने कई बार आपको चीजें बताई कि कुछ गलत चीजों से भी सीखा जाता है। कई बार किताबों में गलती होती है, आप आंखें बंद लगा देते हो। यहाँ पे भी आपको देखना है, सर पीताम्बर वाला क्वेश्चन गलत कर दिया था जिसमें समास पूछा था। कोई नहीं, राम होता है। 1-2 क्वेश्चन तो मैं भी अपनी जिंदगी में 2 बार गलत करके आया था। ताजमहल कहाँ स्थित है, क्योंकि दिल्ली में रहता था इसलिए कुतुब मीनार भी दिल्ली में देखी थी, लाल किला भी, जामा मस्जिद भी। तो मैं भी अपनी लाइफ में ताजमहल 2 बार दिल्ली में करके आया हूँ, और जबकि खुद आगरा जाके देख के आया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह के 1-2 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो कि जो वास्तव में पता है और उसके बावजूद भी और कॉन्फिडेंस, जैसे आप अभी उछल के लगा रहे हो मैंने क्वेश्चन लेना है 6 और आप पहुंच गए 8 और 9 पे। तो कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में भी चीजें जो है गलत होती है। तो बिल्कुल सन्नी विन्य आगे बढ़ रहे हैं। छठे क्वेश्चन का आंसर दे दिया इन्होंने कि दिग्गज का सही संधि विच्छेद बताओ। तो हमारा जो शब्द पहला क्या है प्यारे दोस्तों, ये शब्द है दिग्गज। तो आपको ये ध्यान रखना है शब्द को पहले क्या करना है, ऐसी जगह से तोड़ना है जहां मीनिंग हो। तो एक तो टुकड़े हम इसके ये करते हैं दिग और गज, लेकिन इसका तो मीनिंग है, गज में हाथी होता है, इस दिग का कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन इसको क्या करेंगे हम, दिग और गज, आधा आधे में बदलता है, पूरा हमेशा पूरे में। इसीलिए हमारा राइट आंसर ये हो गया। दिग कहते हैं दिशा को, गज कहते हैं हाथे को। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, यहाँ ये तीसरा किस में बदल गया, पहले में, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो गया, दिग्गज। तो ये हो गया। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है अब्ज बताइए। इस पे आप जो है आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, हाँ दिया है कुछ बच्चों ने। तो अब्ज 7वां क्वेश्चन है, अब्ज का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लाइफ में आप पहली बार ही सुनते हो। उनमें से अब्ज भी एक ऐसा ही शब्द है जिसको आप पहली बार सुन रहे हो। तो अगर गलती भी करोगे आपको ये ध्यान रखना है, इसका आंसर देने की कोशिश करो। देखते हैं आप जो तुक्के लगाते हो, जो कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किए हैं, उनके आधार पे आपके तुक्के भी सही बैठते हैं या नहीं बैठते। प्यारे दोस्तों इसमें ध्यान रखना है, बी और डी ये दोनों ऑप्शन सेम दिए हुए हैं, और ये जानबूझ के, हालांकि उसने गलती की है, लेकिन हम इन गलतियों से सीखेंगे कि वास्तव में इसमें से राइट आंसर क्या होगा। तो एक अब का तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे अगर हम ये करें तो इसका तो देखो कोई अर्थ होता नहीं है। इस वाला अगर वो बिना अलंत के आ जाए तो उस अब का तो कोई अर्थ आप लगा सकते हो, पढ़ सकते हो। तो यहाँ ये तो अर्थ होगा नहीं। अब ये क्या होगा प्यारे दोस्तों, आपने ये पढ़ा है पे वर्ग, और पे वर्ग के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं हमारे, पे वर्ग के अंदर आते हैं पे, फे, बे, भे और मैं। ये 5वां है, ये तीसरा है, ये पहला, और 5वां तीसरा किस में बदलता है,
हमेशा पहले में बदलता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, अप और जय, ये इसका राइट संधि विच्छेद है। अब आप बी मानो या डी मानो, क्योंकि दोनों एक ही है और एक में प्यारे दोस्तों हलंत लगा हुआ है, तो वहां उसमें दिया नहीं है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। इसमें जो हलंत वाला है आप दूसरे पे हलंत लगा लो, डी को वही रहने दो। तो आपको ये ध्यान रखना है, राइट आंसर क्या हो गया हमारा, अब और जय। इसके अलावा यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जो हमारा 8वां क्वेश्चन है, सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों इसमें जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सच्चित, ठीक है, और दूसरा शब्द क्या दिया हुआ है, आनंद। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ये द है प्यारे दोस्तों, ये आधा है, क्योंकि उसने यहाँ पे अलंत नहीं लगाया, क्योंकि उसको अलंत का, जो हमारा टाइपिस्ट है अलंत का, वो मीनिंग ही नहीं जान पा रहा है कि अलंत हम क्यों लगाते हैं, वो आलतू फालतू समझ रहा है, जैसे आप पहले समझते थे पढ़ाने से पहले। तो यहाँ ये जो तय है प्यारे दोस्तों, ये आ है, तो यहाँ इसका मीनिंग होता है, लेकिन ये जो बना इससे भी पहले जो बना था प्यारे दोस्तों, ये बना था किसमें, सद और आनंद। तो आप पहले कंडीशन ये बनी थी, अब ये वाला तय जो तीसरा है किसमें बदल गया, पहले में, ये तीसरा पहले में बदल गया, और ये द और आ मिलके, या आप ये कहोगे प्यारे दोस्तों, समाज में पहली कंडीशन ये थी, दूसरी ये थी, और तीसरी में जाके हमारे पास इस द और आ को हमने मिला लिया इसके साथ, तो हमारा शब्द जो बन गया वो बन गया सच्चिदानंद। तो समाज में इसका अर्थ था सच्चित और इसका अर्थ था, ये पहला है। अब ये जो पहला है किसमें बदल जाता है, तीसरे में बदल जाता है, और ये द और आ मिलके क्या बना देते हैं, दा बना देते हैं, क्योंकि एक व्यंजन और एक स्वर मिलेंगे तो क्या बनेगा, दा। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि यहाँ राइट आंसर जो हो गया वो पहले वाला होगा, और उसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, हलंत लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हलंत नहीं लगा हुआ है। आपको ये जो थोड़ी बहुत ये मिस्टेक हुई है, ठीक है, इसको भी आपको पहचानना है। आप तुक्के नहीं लगाओगे जी पहला, क्योंकि वो ऑप्शन में देगा इसको, वो बिना हलंत वाले को भी ऑप्शन में देगा। अब ये सही नहीं कहोगे आप, जब तक यहाँ हलंत नहीं है तब तक इसका सही संधि विच्छेद नहीं होगा। लेकिन आप इसी वजह से, क्योंकि वो ऑप्शन में दोनों देगा, ऑप्शन में उसने ये भी देना है और ऑप्शन में वो ये भी देगा प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, और ऑप्शन में वो आपको ये भी देगा जो आपको वहां दिखाई दे रहा है, और ऑप्शन में वो आपको ये भी देगा। हालांकि मैं तो यहाँ अलग अलग तरह के ऑप्शन दिया हूँ, आपको ये ध्यान रखना है। अगर सच्चिदा आनंद तो चलो कॉमन मान लिया हमने, सब में आएगा, लेकिन यहाँ ना तो ये सही हो सकता, ना ये हो सकता, और ना ये सही हो सकता। सही क्या होगा, ये वाला, क्योंकि मीनिंग इसी का ही है, ठीक है। चित्त कहते हैं प्यारे दोस्तों अपने अंतरात्मा को, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, चित्त, मन कहते हैं। सच्चा जो मन है वो क्या कहलाता है, सच्चिदा। आनंद मतलब होता है जहां पर वास्तव में खुशी हो, तो इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा, सच्चिदानंद, यानी कि जो मन प्रसन्न होता है, जहां पर जो चित्त है उसकी प्रसन्नता वो बहुत अधिक होती है, वो कहलाता है सच्चिदा आनंद। इसके बाद वांग्मय का संधि विच्छेद 9वें का बी बता दिया है, बिल्कुल ठीक है, आपको बिल्कुल सही है, सबने बताया है। विनय का भी राइट आंसर है, विकुल का भी है। टाइपिस्ट को भी हिंदी पढ़ा दो सर जी। अरे नहीं, उसको जो काम कर रहा है उसकी एज हो चुकी है, अब उसको नहीं सिखा सकते, ठीक है, वो थोड़ा एजिड है, स्पीड उसकी काफ़ी अच्छी है, कुछ सेकंडों में चीज़ करके दे देता है, उसी की वजह से उसने तुरंत ये सारी चीज़ें दी है, तो उसको सिखाने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे भी आदमी होते हैं, ठीक है, जिनसे जो जिस स्थिति में काम कर रहे हैं उसी में वो बेस्ट कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना ही हमारे लिए तो फायदा है, ताकि हमें पता चले। तो यहाँ क्या है, वांग्मय। तो प्यारे दोस्तों इस वांग्मय में आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले तो आप इसको कैसे तोड़ोगे, इस रूप में तोड़ोगे, ठीक है। इसके बाद में आपको ये ध्यान रखना इसका कोई अर्थ नहीं होता, और जब अर्थ नहीं होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाक, वाणी में सृष्टि करना, रचनी करना। वाणी से जो रचना करता है, वाणी से जो सृष्टि करता है उसे कहते हैं वांग्मय, और वांग्मय का प्रयोग किसके लिए होता है, साहित्य और काव्य के लिए। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ हमारा, बी, वाक और में, इन दोनों का ये अर्थ है। सर हमको कॉन्सेप्ट को पकड़ना है तभी हिंदी से मुक्त हो पाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है। तो कौन से चीज़ों को बिल्कुल भी ये नहीं है कि 10, 15, 20, 30 क्वेश्चन हमारे सही हो गए, कहीं से कुछ भी पूछे वो वे सारे लॉजिक करना है कि इसमें है तो क्यों है, अरे ये चीज़ें नहीं है तो क्यों नहीं है। जिस दिन वो सीख लिए, वो कह रहा है जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद बताओ। आप कई बार कर चुके हो, एक तो वहाँ ऑप्शन दे दिया जगन और नाथ, और दूसरा ऑप्शन दे दिया जगत और नाथ। तो राइट आंसर क्या हो गया प्यारे आपका, प्यारे दोस्तों ये हो गया जगत और नाथ, क्योंकि जगत संसार नाथ स्वामी, इसी से क्या शब्द बना है हमारा,
पहले कंडीशन ये थी, दूसरी ये थी, और तीसरी कंडीशन में जाके हमारे पास एक शब्द आया था जगन्नाथ। तो संसार में, इस जन समाज में एक जगत शब्द का प्रयोग हो रहा था, एक नाथ। ये तय जो पहला है किस में बदल गया, पांचवे में, और यहाँ दोनों मिलके क्या बन गए, जगन्नाथ शब्द। इसके बाद में आगे के क्वेश्चन पे आओ। जगदीश का संधि विच्छेद कीजिए। प्यारे दोस्तों, इसमें बताओ गलती क्या है और कौन सा है। देखो बता दिया इसने, नवनीत ने। तीसरा कह रहा है सर तीसरा गलत है नवनीत, उसमें कुछ मिस्टेक है, उसको बताओ वो मिस्टेक क्या हुई है। तो यही तो दिक्कत है, उसने जो किया है ना ये बहुत अच्छा हो गया। कई बार जो गलत चीजें होती हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, वो भी चीज अच्छी हो जाती है। घटना बता देता हूं, आपने चुंबकीय विप्रेरण का नियम पढ़ा होगा साइंस के अंदर। तो जब वास्तव में जो साइंटिस्ट थे वो बहुत ज्यादा सर्च कर चुके थे, काफी टाइम हो चुका था, कर्ज में डूब गए थे, बहुत सारा पैसा उनका खर्च हो गया और वो कुछ भी हासिल ना कर पाए जो वो हासिल करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, लास्ट में आके गुस्से में जो वो हाथ में जो चुंबक ले रहे थे और जो अपनी जो लैब थी उस लैब में उन्होंने तार पूर रखे थे अपने लैब की चारों तरफ को। तो वहां वो क्या किए थे, उस चुंबक को उन तारों के पास कभी धीरे से ले जाते थे, कभी ऊपर से लटकाते थे, कभी दाएं से दिखाते थे, कभी बाएं से दिखाते थे। तो जो चुंबकीय विप्रेरण का नियम बना प्यारे दोस्तों, वो अचानक बना, वो गलती की वजह से बना। तो लास्ट में जब गुस्सा हो गए, सोचे कि इतना मैंने कई साल इसमें लगा दिए, पैसा भी मेरा सारा डूब गया, मैं कर्जे में डूब गया। तो गुस्से में आके उन्होंने बहुत तेज गति के साथ वो चुंबक जो मारी तार पे, तो प्यारे दोस्तों वहां तरंगे पैदा हो गई। तो वो जो गुस्से में उन्होंने काम किया था, अब उनसे पता चल गया कि मुझे धीरे से नहीं ले जानी थी तार के पास, स्पीड के साथ चुंबक को तारों के पास भेजना था, तो तभी जाके वो प्रतिक्रिया होगी। तो कई बार जब उन्होंने वो चुंबक विप्रेरण का नियम आया तो वो उसी वजह से आया कि वो उन्होंने जो लास्ट में गलती की थी गुस्से में आके, जो उसको फेंक के मारा था, उसी ने उसका काम बना दिया। तो इसीलिए आपको भी ये ध्यान रखना है कि इसमें बताना पड़ेगा आपको कि एक तो इसने दिया है जग और ईश, दूसरा दिया है जगत और ईश, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तीसरा प्यारे दोस्तों दिया है जगत और ईश, लेकिन वहां जगत में हलंत नहीं है, आप इसको राइट आंसर नहीं मान सकते हो। जब हलंत होगा तब राइट आंसर होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, आधा वर्ण हमेशा आधे में बदलेगा। वहां ऑप्शन सारे देगा, वो हलंत वाला भी देगा और बिना हलंत वाला भी देगा। तो जो हलंत वाला जगत है वही राइट आंसर होगा, क्योंकि ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा दय में, और ये क्या है हमारा ईश। और अब ये आधा दय और ई मिलके क्या बन जाएंगे, यहाँ पे ये बन जाएंगे दी। तो यहाँ ये जो दी बना है ये आधा दय और ई को मिला के बना है। अगर आप दय पूरा ले लोगे या तय पूरा ले लोगे तो पूरा पूरे में बदलेगा, आधा आधे में बदलेगा। तो जब पूरा पूरे में बदल रहा है तो फिर प्यारे दोस्तों इसका मतलब वहां ई का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला वास्तव में राइट आंसर होगा। आप इसमें जो तीसरा आंसर है 11वें क्वेश्चन का, जो तीसरा ऑप्शन है उसमें हलंत छूटा हुआ है, वो हलंत आपको लगाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या है कि उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या है। तो उच्चारण में हम क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, एक तो उच्च और दूसरा क्या करेंगे चारण। अब इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ये किस में बदल देंगे हम, ये बदल देंगे हम इसमें। यानी कि समाज में जो पहले कंडीशन थी वो उत और चय की, और आपको व्यंजन संधि में बताया गया है यदि तय व्यंजन के बाद इधर आपको चय दिखाई दे तो जो बाद में है उसका द्वित हो जाता है। तो जो बाद में क्या है चय, तो यहाँ क्या हो जाएगा चय का ही द्वित हो जाएगा, और यहाँ जो शब्द बन गया तो वो शब्द क्या बन गया उच्चारण। पहले कंडीशन ये, दूसरी ये, तीसरी ये, यहाँ से यहाँ तक ये शब्द बनने में कम से कम 250 साल लगे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो हमारा यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा फोर्थ, और फोर्थ में लगेगा हलंत। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे इसका उत का कोई अर्थ नहीं होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, यहाँ हलंत लगेगा। और ये जानबूझ के ये काम मैं मानता हूँ ये बहुत अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि आपने फोर्थ तो बता दिया और उसी को आप सही मान रहे हो। तो जब वो वहां एक ऑप्शन देगा, क्योंकि वहां पर आपको ये ध्यान रखना जरूरी नहीं है जो 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं वो होंगे, वहां पे एक ऑप्शन ये भी देगा। और प्यारे दोस्तों एक ऑप्शन आपको मान के चलो ये दे दिया उसने, यही हम उच्चारण के ऑप्शन बना लेते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा हो गया उत और चारण, और फोर्थ हो गया हमारा उच्च और चारण। प्यारे दोस्तों ये गलत है क्योंकि इसका मीनिंग नहीं है।
ये भी गलत है, क्योंकि ये पूरा है, ये आधा होना चाहिए तभी ये उपसर्ग होगा, क्योंकि उत का मतलब होता है ऊपर की ओर। ठीक है, तो यहाँ ये उत उपसर्ग है, इसका मीनिंग है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है। तो राइट आंसर वो होगा जिसमें नीचे हलंत लगा हुआ होता है। यहाँ पर हालांकि जो डी दिया हुआ है वो अपने आप में हलंत नहीं है, वो हलंत लगेगा तब उसमें सही होगा, अदरवाइज इसमें से कोई भी आंसर नहीं है जो 4 इसमें दिए गए हैं, क्योंकि जो पहले फर्स्ट जो शब्द दिए गए हैं उनका कोई मीनिंग इसके अंदर नहीं है। आप ये भी नहीं कर सकते प्यारे दोस्तों, उच्च और उच्चारण आप करोगे, क्योंकि यहाँ पे ये उच्च का मतलब ऊंचा होता है और उच्चारण का मतलब ऊंचा नहीं होता है, तो इसीलिए इसमें से बी आंसर भी आप 12वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नहीं मान सकते हो। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है तल्लीन का संधि विच्छेद। प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो शब्द है तल्लीन, पहले क्या करोगे आप इसको तल और लीन में करोगे। अब ये देखोगे लीन का तो अर्थ है लेकिन तल का कोई अर्थ नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, आपको तय में बदलना पड़ेगा और ये तत् और लीन हो जाएगा। और आपको मैं यह भी बताया था थोड़ी देर पहले, अगर तय पहले आता है बाद में ले आता है तो बाद वाले का द्वित हो जाता है। द्वित क्या बोलते हैं कि कोई भी वर्ण पहले अपने आधे रूप में होगा और फिर अपने पूरे रूप में होगा। जैसे डिब्बा शब्द आ गया तो डिब्बा में क्या है, ये द्वित है बै का। जैसे शब्द आ गया बच्चन, बच्चन में किसका द्वित है, चय का। जैसे शब्द आ गया छप्पन, छप्पन में किसका द्वित है। तो प्यारे दोस्तों आपने जैसे शब्द आ गया बच्चा, तो बच्चा में किसका द्वित है। तो द्वित का मतलब होता है कि जब भी व्यंजन के अपने दो रूप होते हैं, एक आधा होता है एक पूरा होता है, जब वो अपने आधे और पूरे दोनों रूप में आ जाए तो यहाँ राइट आंसर ये हुआ। ये वाला तय प्यारे दोस्तों किस में बदल रहा है, लय में। और ये लय क्योंकि नियम है व्यंजन संधि का, यदि तय के बाद में लय है तो जो बाद में वर्ण होता है उसी का द्वित हो जाता है, इसलिए शब्द क्या बन गया, तल्लीन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन इसमें राइट आंसर क्या हुआ, इसमें भी हलन छूटा हुआ है, पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है और उसमें हलंत लगेगा। तो यहाँ आपको ये चीजें ध्यान रखना है, उसको नहीं मानना है, रटना नहीं है चीजों को। इसके बाद में है सज्जन। तो प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, वो पूछ रहा है सज्जन का संधि विच्छेद बताइए। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक सज और दूसरा जन, ये हो नहीं सकता क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। सज मतलब सजना होता है, यहाँ सज्जन का मतलब सजे हुए लोग नहीं होता। तो यहाँ क्या आएगा, सत और इधर आएगा जन। प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, व्यंजन संधि में नियम बताए थे, यदि तय के बाद में जय आ जाए तो जय का क्या हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों वहां ये कंडीशन थी, तय के बाद में चे जय या लय में से कोई एक वर्ण आए तो तय के बाद इनमें से जो भी कोई एक वर्ण आएगा उसी का द्वित हो जाता है। यहाँ पे क्या आया है, जय आया है, इसी वजह से यहाँ क्या हो गया, जय का द्वित हो गया। या तो आप ये कहोगे यहाँ पे तय थे दय धय जो शब्द होते हैं, तो यहाँ ये जो तय वर्ण था ये किस में बदल रहा है, ये जय में बदल रहा है। तो सत्य मतलब हो गया श्रेष्ठ, अच्छा, उत्तम, जन मतलब लोग। जो श्रेष्ठ लोग है वो सज्जन कहलाते हैं, जो अच्छे लोग है वो सज्जन कहलाते हैं, जो उत्तम लोग है वो सज्जन कहलाते हैं। तो यहाँ मीनिंग इसका है क्योंकि ये शब्दांश है, उपसर्ग है और उपसर्ग का कोई ना कोई अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ इसमें, सत और जन। तो प्यारे दोस्तों जो डी आंसर दिया है, डी में अगर आप हलंत लगाओगे तब सही होगा, इसका मतलब इन चारों में से कोई नहीं है। तो आपको गुड मॉर्निंग विकास, आज प्रैक्टिस करवा रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चनों की जो आप पढ़ चुके हो। इसके बाद में दूसरे क्वेश्चन की वैरायटी लो प्यारे दोस्तों। मैं इसीलिए कह रहा था कि आपको जल्दी जल्दी में कूदना नहीं है और कॉन्फिडेंस नहीं में होना है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन में यहाँ पे एरर है। उसी एरर को अगर आपने पहचान लिया तो समझ लो आपने लॉजिकली चीजों को सीखा है। तो राइट आंसर क्या हुआ हमारा, सत और जन। तो किताबों में जो लिखा होता है वो पहली पेज पे लिख दी जाती है। किसी भी त्रुटि के लिए प्रकाशक, विक्रेता, लेखक जिम्मेदार नहीं होगा। वो इसीलिए लिखते हैं क्योंकि जो जिसने वो किताब लिखी है, जो उसका लेखक है, उसने तो सही दिया है हार्ड कॉपी में उसको, लेकिन टाइपिंग करते समय टाइपिस्ट ने बहुत सारी बी का सी, सी का डी दे देते हैं, इसलिए किताबों में थोड़ा एरर जरूर रह जाता है। वो धीरे धीरे से कई बार जब नए नए एडिशन हम निकालते हैं उसमें जाके वे करेक्शन हम कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ। आपको 14 का कोई आंसर नहीं है बिल्कुल राम, लेकिन जब हम हलंत लगा देंगे 14 में तो अपने आप में आंसर आ जाएगा। इसके बाद में संगम का संधि विच्छेद। तो संगम
का संधि विच्छेद ऊपर क्या है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये है। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। हम क्या बोल रहे हैं, संगम, यानी कि हम इसके स्थान पर इसका उच्चारण कर रहे हैं और इसका कोई अर्थ नहीं होता और ये आपस में क्या हो जाते हैं प्यारे दोस्तों, ये बदल जाते हैं। ये जो 5 वर्ण होते हैं जिनको हम नासिक के वर्ण कहते हैं, अनुनासिक वर्ण कहते हैं, एक ये होता है, इनमें एक ये होता है, एक न होता है, एक में। इनकी खासियत क्या होती है, ये आपस में बदल जाते हैं। इसका काम ये कर देता है, इसका ये कर देता है, इसका ये कर देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसका काम किसने किया, मैंने किया, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं था। अब मीनिंग किसका है, समगम, यानी कि समान रूप से जहाँ पर जाना होता है उसको क्या कहते हैं, हम संगम कहते हैं। तो पहली कंडीशन ये बनी, दूसरी ये बनी और तीसरी में जाके इस वाले गय का क्या हो गया, अनुस्वार, क्योंकि इन सब के स्थान पर अनुस्वार भी हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, पहले इसमें सम और गम, कोई भी इनमें से राइट आंसर नहीं है। लेकिन अगर हम बी में यहाँ हलंत लगा देंगे तो इसका बी आंसर क्या हो जाएगा, 15 का राइट आंसर हो जाएगा। कोई डी कह रहा है, डी का तो मीनिंग ही नहीं होता है विनय, 15 का डी नहीं होगा। 18 पे भी नवनीत पहुंच गया है। ठीक है, तो आगे नहीं बढ़ना है, चीजों को थोड़ा सा लॉजिकली समझना है। 19 का आंसर सी, नवनीत तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर सर बहुत गलत है, क्यों गलत है, गलत इसलिए है ताकि आप चीज़ों को रटो ना, क्योंकि आपको आंसर लगाने की फुर्ती होती है। ठीक है, बहुत जल्दी में आप आंसर लगाते हो, जैसे अभी एक ने बताया 15 का डी है, जब उसका मीनिंग ही नहीं है तो आप 15 का डी कैसे आंसर हो जाएगा। जो बी कहेगा वो भी गलत है, क्योंकि बीच में बी में क्या है, हलंत नहीं है। तो आप जब आंसर लगा रहे हो तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए ना कि ये क्या है तो क्यों है और ये नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आंसर सही लगा के चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को आप रट रहे हो और रटी हुई चीज़ कभी काम नहीं आती। तो ये आपकी भलाई के लिए हुआ है, ऐसा नहीं, क्योंकि जब आपको लगता है ना कि 4 ऑप्शन में से तो एक राइट होगा ही, तो और उसमें से आप बिना चीज़ों को इग्नोर किए आप आंसर लगा रहे होते हो, तो इसका मतलब है कि आपने चीज़ों को रट लिया है। ठीक है, इसके बाद है वागीश। तो प्यारे दोस्तों इसमें ध्यान ये रखना है, वागीश में एक लास्ट वाला जो ऑप्शन दिया है वाग और ईश, अगर यहाँ पर जो वागीश शब्द है हमारा वो क्या कैसे बनता है वो हालांकि आपको करके दिखा चुके हैं और उसके बावजूद भी आप गलत करते हो, तो इसका मतलब है आपको रटने की बीमारी है और रट के कभी सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता। ये तीसरा है, ये पहले में बदल गया, राइट आंसर ये होगा ऑप्शन में हो या ना हो। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ कै के नीचे हलंत लगा है तो राइट होगा, और चूंकि इसमें क्या के नीचे कोई हलंत नहीं है इसलिए इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। तो मैं जानबूझ के 5वां 6ठा ऑप्शन जो देता था आपको पढ़ाते समय वो इसीलिए देता, तो जरूरी नहीं है जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें राइट आंसर हो, कई बार क्वेश्चन में एरर भी होता है, लेकिन आपको लॉजिकली अपनी बातों पर रहना है। तो वाग इसका क्या हो जाएगा, वाक और ईश, जिसमें यहाँ कै के नीचे क्या होना चाहिए, हलंत होना चाहिए। कै पूरा नहीं होगा फिर उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। फिर उसके बाद है प्रमाण का संधि विच्छेद। शब्द क्या है हमारा, प्रमाण। तो कैसे करेंगे दोस्तों, पर और मान। अब ये वाला न किस में बदल गया, न में। मैं आपको कह रहा हूं कि ये आपस में एक दूसरे का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस न का काम किसने किया, न ने किया, क्योंकि इनका मीनिंग जो था प्यारे दोस्तों ये था, तो पर क्योंकि मान का कोई अर्थ नहीं है और यहाँ पर राइट आंसर हो गया बी। 17 का राइट आंसर क्या है, बी, पंकज ने बताया। तो आपको ये ध्यान रखना है, बिल्कुल सही। सर जल्दी जल्दी करवाओ प्लीज। ठीक है, जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसके अलावा शब्द क्या है हमारा, निश्चल। तो निश्चल के अंदर क्या है, वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इस संधि विच्छेद क्या होगा, पहले आप करोगे निस और चल, और इसके बाद में किसको बदल दोगे आप, इसको में विसर्ग में, और तो क्या हो जाएगा ये नी और चल, मैंने कि बिना चले निश्चल। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये राइट आंसर जो है आपका डी हो गया, 18 का राइट आंसर डी। इसके बाद में 19 का जो राइट आंसर है वो क्या है हमारा, बहिष्कार शब्द है। और बहिष्कार में यहाँ पे क्या आया है दोस्तों, और जब भी यहाँ पे वो आता है से, आपको ये ध्यान रखना है वो किसके स्थान पे आता है, विसर्ग के स्थान पर। इस वाले से का क्या हो जाता है, इसीलिए इसमें राइट आंसर हो गया सी, बही और कार। आपको ये ध्यान रखना है, सरकार। और ये पहला दूसरा तीसरा दिया है, ये तीसरा इसका जो है राइट आंसर होगा, क्या होगा,
तीसरा इसका राइट आंसर था सी। निरोग शब्द का सही संधि विच्छेद बताओ। एक निर्योग, एक निरोग, एक निरोग दिया है। तो प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, नी का मतलब होता है बिना रोग, जो बिना रोग के है वो क्या कहलाता है? निरोग। राइट आंसर क्या हो गया? बी। तो निरोग का, निरोग में आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे बड़ी ई आएगी। कई बार वर्तनी में भी पूछा जाता है कि इस वाले निरोग में और इसमें कौन सी वर्तनी सही है? ये ऊपर वाली वर्तनी सही है जो दिया है, इसलिए क्वेश्चन भी लिया है। तो जरूरी नहीं है वो संधि में ही क्वेश्चन पूछे, वो शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी भी पूछ सकता है, वो उपसर्ग भी पूछ सकता है, प्रत्यय भी पूछ सकता है। इसीलिए हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। निरोग का राइट आंसर है बी। इसके बाद में आगे क्वेश्चन देखो 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का नहीं है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। अभी इनमें से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का नहीं है? आपको व्हाइट बोर्ड पे करने की जरूरत नहीं है, चीजों को सुनो। सदैव के शब्द के बिल्कुल बीचों बीच में सदैव में 2 मात्रा लगी है, वृद्धि संधि हो गई। जलोग में भी 2 मात्रा लगी है, वृद्धि संधि। और परमोदार्य में भी बिल्कुल बीचों बीच 2 मात्रा लगी है, वृद्धि। गुरु उपदेश वृद्धि संधि नहीं होगा, क्योंकि वृद्धि संधि का प्यारे दोस्तों क्या है? वृद्धि संधि में आपको बताया गया है कि वास्तव में जब शब्द के बिल्कुल बीचों बीच 2 मात्रा होती है, आपको वही कंडीशन अप्लाई करनी है। यहाँ भी 2 मात्रा है, यहाँ भी 2 मात्रा। और प्यारे दोस्तों ये जो 2 मात्रा है, यहाँ मात्रा इसकी है और यहाँ इन दोनों में जो मात्रा है वो मात्रा इसकी है। और जहाँ ये और ये बनते हैं वृद्धि संधि। लेकिन गुरु उपदेश में प्यारे दोस्तों दीर्घ संधि है, क्योंकि एक शब्द है गुरु और दूसरा क्या है? उपदेश। और यहाँ पर क्या आएगा? छोटा ऊ, यहाँ पे छोटा ऊ, और दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? बड़े ऊ। इसीलिए गुरु उपदेश में यहाँ जहाँ 2 सजातीय वर्ण एक जैसे वर्ण आपस में मिलते हैं उनको हम कहते हैं दीर्घ संधि। तो गुरु उपदेश जो सी है वो इसका राइट आंसर हुआ। बिल्कुल सही अनिल मोहम्मद, ठीक है। आकाश, मधु, ठीक है। सन्नी, बहुत सारे बच्चे वास्तव में बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। इसके बाद में क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त शब्द कौन सा है? दीर्घ संधि किसमें है? महर्षि जो शब्द है, ठीक है। इसके बाद देवेंद्र में, सूर्योदय में और दैत्याहरि में। तो दीर्घ संधि पूछ रहा है प्यारे दोस्तों। शब्द है यहाँ पे दैत्याहरि, एक शब्द हमारा क्या है? दैत्य। दूसरा शब्द क्या है हमारा? हरि। यहाँ पे क्या आएगा? ए। इधर क्या आएगा? ए। दीर्घ संधि कहाँ होती है? जहाँ सजातीय वर्ण होते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो ये आ आया है वो इसकी वजह से आया है। तो राइट आंसर क्या होगा? दैत्याहरि। क्योंकि सूर्योदय में, देवेंद्र में और महर्षि, इन तीनों में गुण संधि है। क्योंकि सूर्योदय में प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना कि वहां देवेंद्र में क्या है? इसकी मात्रा है, और सूर्योदय में किसकी मात्रा है? अऊ की मात्रा। और जहां इसकी और इसकी एक मात्रा होती है तो वो क्या, कौन सी संधि कहलाती है? गुण संधि। और इसके बाद में जो शब्द दिया है महर्षि, महर्षि में प्यारे दोस्तों क्या बन रहा है? आर बन रहा है। और जब जहां ए अऊ आर बने वो कहलाती है गुण संधि। तो बिल्कुल राम कुमार बिल्कुल सही कह रहे हो। दैत्याहरि हमारा क्या हो गया? दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। इसके बाद निम्नलिखित में से एक शब्द की संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उसका चयन कीजिए। संधि की दृष्टि से शब्द अशुद्ध है वो बताना है। एक है तथैव, एक है तथापि, एक है तदाकार, एक है तद उपरांत। तो बताइए क्या है प्यारे दोस्तों? इसमें से संधि की दृष्टि से, मान ली संधि तो हुई है लेकिन शब्द सही नहीं है। संधि की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है उसका चयन करना है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, तथैव भी सही है, तथापि भी सही है, तद उपरांत भी सही है, लेकिन जो तदाकार है, सी जो ऑप्शन है 23वें का सी, वो राइट आंसर नहीं है। तो ये अशुद्ध शब्द है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे वो तत् होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दिया है 24 का, सभी को अभ्युदय हेतु प्रयत्न करना चाहिए। अभ्युदय मतलब होता है अपनी उन्नति। 22 डी नहीं सर, मैं आपके साथ चलूंगा क्योंकि मुझे हिंदी से मुक्त होना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जरूरी नहीं वो शब्दों में पूछे, सेंटेंस देके पर्टिकुलर शब्द को रेखांकित करके पूछ सकता है। सभी को अभ्युदय हेतु प्रयत्न करना चाहिए, इस वाक्य में अभ्युदय में कौन सी संधि है? तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या है? ये अभ्युदय, ये शब्द में पूछ रहा है कौन सी संधि है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, बीच में क्या है? यह, पहले क्या है? आधा। जब बीच में यह हो पहले आधा, तो वहां कौन सी संधि होती है? यण संधि। क्यों? क्योंकि यहाँ प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, ये 2 शब्द थे आपके, एक शब्द था आपका अभी और दूसरा शब्द आपका क्या था? उदय। यहाँ से क्या निकाला आपने? ई,
यहाँ से क्या निकाला ऊ, ई और ऊ मिलके क्या बन गया प्यारे दोस्तों आपका यू। जब आपने इसमें से ई निकाल लिया तो इधर क्या बच गया आपका आधा भय। जब आपने ऊ निकाल लिया इधर बच गया ये। और प्यारे दोस्तों जब आपने ये दोनों को मिलाकर ये यू बनाया तो यू को लिख दो यहाँ और शब्द बन गया हमारा अभ्युदय। तो इसीलिए यहाँ ई और ऊ को मिला के बीच में यू आया है। वो भी दिमाग नहीं लगाना था, आपको इतना ही लगाना था कि यहाँ शब्द के बिल्कुल बीचों ये है और उससे पहले आधा व्यंजन है। आपको बता चुके हैं जहां शब्द के बिल्कुल बीचों बीच ये रे ले हो और उससे पहले कोई आधा व्यंजन हो तो वो संधि क्या कहलाती है, यण। 24 का सी राइट आंसर है। फिर है अनु अय और इत। 25 का आपको बताना है क्या बनेगा। अनु अय और इत मिलके कौन से के मेल से बने शब्द का चयन कीजिए। अन्वित बनेगा या अन्वि, इसमें से राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्तों हमारा सी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। आपको ये अन्वित नहीं बनेगा, ठीक है, अन्वित बनेगा। आधा न और वी बनेगा प्यारे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जब आप अनु के ऊ को ले लेते हो तो आधा ए बच जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे राइट आंसर 25 का क्या हो गया हमारा सी। तो इसीलिए 25 के बाद में जो क्वेश्चन है आपके, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो स्वागत में क्या करोगे प्यारे दोस्तों, एक सु और दूसरा क्या है हमारा आगत। सु में से क्या ले लिया ऊ, इधर से क्या आ गया आ, ऊ और आ मिल के क्या बन गया वाह। जब आपने ऊ ले लिया इधर बच गया आधा से, जब इधर आपने ये ले लिया आ तो बच गया इधर गत, और यहाँ इन दोनों को मिलाया तो शब्द क्या बन गया स्वागत। तो राइट आंसर क्या हुआ सी 26 का। स्वर्ग का सही संधि विच्छेद कीजिए, जो क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, कुछ क्वेश्चन जो है आपको भी करने, बिल्कुल सही आंसर दिया है आप लोगों ने। तो स्वर्ग का सही संधि विच्छेद, स्वर और गे, आप ये देखो आपने सुना क्या है, ठीक है, जो आपने सुना है वहां पर जो पहला राइट आंसर है स्व और गे प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक दिया इसने सु और अर्घ। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कहां से क्या चीज बनेगी, ठीक है, क्योंकि मैं स्वागत जब करवा चुका हूं, जो स्वागत में कंडीशन लगी है सेम कंडीशन प्यारे दोस्तों वो किस में लगी है, स्वर्ग में लगी है। एक शब्द तो हमारे पास सु आ गया, एक शब्द अर्घ। जब नहीं होता है तो करके भी देख लेते हैं कई बार चीजों को। यहां से हमने ऊ ले लिया, इधर हमने क्या ले लिया है ऊ और ए मिलके क्या बन गया प्यारे दोस्तों वे। तो जब यहां से हमने ऊ लिया इधर क्या बच गया से बच गया। जब हमने यहाँ ए ले लिया तो इधर क्या बच गया घर। तो जब ए ऊ और ए को मिलाया तो क्या बन गया स्वर्ग। इसलिए राइट आंसर क्या हुआ आपका फोर्थ। सु का भी अर्थ होता है, अर्घ का भी अर्थ, सु मतलब अच्छा, अर्घ का मतलब होता है आराध्या करना, आराधना करना, उपासना करना, या पर्टिकुलर कोई भी जो वस्तु है जो आप किसी दूसरे को अर्पित करते हो उसको भी हम अर्घ कहते हैं। निवाले को भी अर्घ कहा जाता है। सम्राट का संधि विच्छेद कीजिए। तो सम्राट में आप अपने से देखोगे क्या आएगा, दोनों का मीनिंग होना चाहिए। उसी के आधार पे 28वें क्वेश्चन को करके दिखाओ पहले। 28वां 27 तक हो गए। 28वां सम्राट में कौन से संधि विच्छेद है, एक सम और राट है, एक सम्राट, एक समर और आठ, और एक समर्ग और आठ है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना बिल्कुल राइट आंसर है आपका। इसके बाद विच्छेद का संधि विच्छेद कीजिए। तो विच्छेद में प्यारे दोस्तों क्या है, विच्छेद शब्द के अंदर क्या आएगा, एक आएगा वी, दूसरा आएगा छेद। जब यहाँ पर पहले प्यारे दोस्तों क्या आ गया, यहाँ ई के बाद में आया छह, और आपको बताया था ए आ स्वर को छोड़कर अगर कोई स्वर आ जाए और उसके बाद में छह आ जाए तो बीच में छह जुड़ जाता है। जैसे अनुच्छेद में जुड़ता है, परिच्छेद में जुड़ता है, या वृक्ष छाया में जुड़ता है, या छात्र छाया में जुड़ता है, या गुरु छाया में जुड़ता है। तो संन्यास का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जो संन्यास शब्द है तो यहाँ क्या बोल रहे हैं हम, संन्यास। यहाँ भी न, यहाँ भी न। न्यास मतलब होता है ट्रस्ट, धरोहर, और ये किस में बदल जाता है प्यारे दोस्तों में। तो जो समान रूप से जो न्यास है, ट्रस्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, संन्यास। क्योंकि ये वाला अनुस्वार जो आया है वो किसके स्थान पे आया, मैं, इसलिए इसमें राइट आंसर प्यारे दोस्तों कोई नहीं है। वास्तव में डी राइट आंसर तब होगा जब डी के मैं पे क्या लगेगा, हलंत, जो कि जानबूझ के हमने छुड़वाए थे ताकि आप लोग डी को करके कूदो, और आपको जब पता चले कि वास्तव में ये भी सही नहीं है तो फिर सही वो है जो इन चारों ऑप्शन में नहीं है। तो चीजों को रटना नहीं है मधु बिल्कुल भी। 30वें क्वेश्चन का सम और न्यास नहीं है आंसर, वास्तव में वो गलत है, क्योंकि यहाँ जब तक हलंत नहीं होगा तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सम जो होता है दोस्तों इसी का अर्थ होता है समान, इस वाले सम का कोई अर्थ नहीं होता है। ये तो सम और विषम संख्या में हम प्रयोग करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ हलंत अगर होगा
तभी उसका कोई मीनिंग है और तभी वो संधि विच्छेद कहलाएगा। तो ये प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, ये आपने कर लिए हैं। ये 30 क्वेश्चन जो थे आपके, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ये हमारे जो 30 क्वेश्चन थे ये किसके क्वेश्चन थे? संधि के। इसके बाद जो क्वेश्चन करने हैं वो क्वेश्चन है हमारे वर्णमाला के। एक बार थोड़ा सा मैं वर्णमाला वाले क्वेश्चन लगाऊं, उसके बाद में फिर दोबारा से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, तो आवाज तो जरूर आएगी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी जो दूसरे क्वेश्चन हमें लेने हैं वे क्वेश्चन है हमारे वर्णमाला के, क्योंकि एक टॉपिक हमने वर्णमाला भी कंप्लीट कर लिया है। तो उसके अलावा फिर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। प्यारे दोस्तों वर्णमाला के क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है वर्णमाला का हमारा वो है व्यंजनों को कितने भेद होते हैं। यहाँ भी मैं जानबूझ के, हाँ बिल्कुल आवाज अब आएगी प्यारे दोस्तों, क्योंकि वो काम कर रहे थे इसी वजह से आवाज नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन ले लेते हैं वर्णमाला के, व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। इसमें एक 3 ऑप्शन दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है। जानबूझ के कुछ 4-5 क्वेश्चन में ऐसे लेके आया संधि में भी जिनके अंदर एरर था, वो एरर पहचानना था, उनका आंसर तभी तो दोगे आप। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। ये पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं। इस व्यंजन के भेदों में, अब आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, रीना ने बता दिया आ रही। तो व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? एक ऑप्शन 3 है, एक 4 है, एक 5 है, एक 6 है। तो राइट आंसर आपको देखना है बेटे कि यहाँ पर राइट आंसर है 3, क्योंकि मैं आपको बताया था संयुक्त व्यंजन जो होते हैं हम व्यंजनों के भेदों के अंदर नहीं काउंट करते, लेकिन इसने 3 भी दिया है और इसने 5 भी दिया है और इसने चौथा जो ऑप्शन दिया 6। तो आपने ये नहीं हो सकता। लेकिन जब हम वास्तव में 3 की बात करते हैं तो एक तो होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन, शायद हाँ स्पर्श व्यंजन होते हैं। दूसरे हमारे जो होते हैं प्यारे दोस्तों अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। इसके साथ हमारे जो होते हैं ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन। तो 3 भेद तो ये व्यंजनों के अंदर होते ही हमने पढ़ाया आपको। लेकिन जो चौथा भेद होता है इसी का वो होता है संयुक्त व्यंजन। तो वहाँ वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। और एक इसका जो भेद होता है वो होता है उत्क्षेपित व्यंजन। अपने आप में हमने 5, 1, 2, 3, 4 और 5 अलग अलग प्रकार के हमने व्यंजन पढ़े। उत्क्षेपित व्यंजन कौन से थे हमारे? उत्क्षेपित व्यंजन ये 2 बिंदी वाले थे, ये भी तो अलग व्यंजन के रूप में पढ़ते हैं जिनका प्रयोग किसी भी शब्द के तो बीच में होता है या अंत में। लेकिन जब भी वो वहां 3, 4, 5 देता है तो प्यारे दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूं, हमेशा वहां मैक्सिमम डिजिट आपको लेनी होती है। कौन सी डिजिट लोगे आप? बिल्कुल दिलीप कुमार, न्यू एडमिशन, हाँ ऐप पर मेरा गुड मॉर्निंग। बिल्कुल दिलीप, आप आज हमें 2 टॉपिक कराने के बाद में प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। तो उत्क्षेपित व्यंजन हम उन शब्दों को, उन वर्णों को कहते हैं प्यारे दोस्तों जो उछलकर वास्तव में किसी भी शब्द के जो शुरू में या किसी भी शब्द के जो अंत में प्रयोग होते हैं, क्योंकि शब्द के आरंभ में हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं, या तो बीच में करेंगे या फिर अंत में करेंगे। जैसे शब्द आ गया सड़क, शब्द आ गया लड़का, शब्द आ गया मेंढक,
और शब्द आ गया गढ़। तो यहाँ क्या कर रहे थे हम, यहाँ पे अंत में प्रयोग हो रहा है, यहाँ बीच में हो रहा है, यहाँ इसमें हो रहा है, यहाँ इसमें। लेकिन अगर हमें डंडे का प्रयोग करना है, हम यहाँ तो प्रयोग करेंगे लेकिन कभी भी हम शुरू में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो ढक्कन में जो लगा होता है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो बिंदी लगी होती है, ये गलत वर्तनी है, शुद्ध शब्द नहीं है। अगर डेयरी शब्द आ गया तो प्यारे दोस्तों आप यहाँ इसका प्रयोग नहीं कर सकते बिंदी का डेयरी के अंदर, क्योंकि यहाँ शब्द के किसी भी शुरू में उत्क्षेपित व्यंजनों का प्रयोग नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा या तो बीच में होता है या फिर अंत में होता है। जैसे अभी हमने यहाँ किसका किया था, डंडा। डंडे में कहाँ पे प्रयोग होगा, यहाँ पे प्रयोग होता है। तो यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं, जब भी मैक्सिमम डिजिट होती है तो आपको मैक्सिमम लेना होता है। हाँ, अगर वो ऑप्शन में 4 और 5 नहीं देता, ऑप्शन में वो 2 देता, ऑप्शन में इसके बाद में वो 7 देता, तब आपका राइट आंसर क्या था, पहला आपका राइट आंसर था, क्योंकि इसमें ना 2 होते, ना 7 होते, ना 6 होते। लेकिन जब उसने ऑप्शन में 3 भी दिया है, 4 भी दिया है, उसने फिर 6 दे दिया, 2 दे दिया, अब आपका राइट आंसर क्या होगा, अब आपका राइट आंसर होगा 2। तो जो वहां पर ऑप्शन दिए हैं उसके आधार पे ही हमें चीजों को देखना होता है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, वहां ये नहीं है कि किताब में लिखे हुए हैं जी 3, अरे वो ऑप्शन क्या पूछना चाह रहा है, ऑप्शन क्लियर करेगा उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ हमारा राइट आंसर जो है वो राइट आंसर क्या है, एक ऑप्शन 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, तो राइट आंसर 5 है, क्योंकि हम ये 5 अलग अलग तरह के व्यंजन के भेद पढ़ते हैं। तो पहले वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसके बाद में प्यारे दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, च व्यंजन का उच्चारण स्थान कैसा होगा। च व्यंजन का कह रहा है, तो च व्यंजन किस में आएगा, घोष में। ये जो सो घोष है, ये स घोष है बेटे, स घोष सो घोष कुछ नहीं होता है। एक है मैं घोष और एक है ख घोष। तो मैं घोष ख घोष भी कुछ नहीं होता है। तो पहला एक दिया हुआ है इसने, एक तो दिया है च व्यंजन, और च व्यंजन का जब दिया है तो वो क्या कहलाता है, वो न्याय घोष कहलाता है। क्योंकि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो स्पर्श व्यंजन हमने पढ़े हैं, तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा होता है प्यारे दोस्तों, वो अघोष कहलाता है। अघोष का मतलब क्या होता है, जब कहीं कंपन पैदा ना हो, जब वाइब्रेशन पैदा ना हो। च और छ का जब हम उच्चारण करते हैं, क्योंकि च वर्ग के अंदर जो वर्ण आएंगे हमारे, च के अंदर आएगा च, छ, ज, झ और ये आएंगे, तो इसका जब हम च का उच्चारण करते हैं तो कोई वाइब्रेशन पैदा नहीं है, कोई कंपन नहीं होता। लेकिन ज, झ और ये कहने पर वास्तव में वाइब्रेशन पैदा हो रहा है। जैसे अगर हमने कमरा बंद कर दिया, अगर कमरे की सारी खिड़कियां दरवाजे बंद हैं तो मेरी आवाज गूंजेगी। तो ऐसे ही जब शरीर के अंदर कुछ फेफड़ों के द्वारा जो वायु निकलती है, कुछ देर तक अगर वो शरीर में ही घूमती रहती है तो वहां वाइब्रेशन कंपन पैदा होता है। लेकिन जब फेफड़ों ने वायु छोड़ी, तुरंत बाहर निकल गई, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अघोष, अर्थात जहां कंपन वाइब्रेशन नहीं है। तो यहाँ वो कह रहा है च वर्ग का जो व्यंजन है च, तो च पहला होता है प्यारे दोस्तों, और पहला और दूसरा जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अघोष। इसलिए च का जो राइट आंसर हुआ वो क्या हुआ, अघोष। तो ये आपको ध्यान रखना है, उसी को जो आपको पढ़ाया गया है उसी को इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पर। इसके बाद में हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग को क्या कहते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का संयोग समूह कहलाएगा, व्यंजन गुच्छ कहलाएगा, मिलन कहलाएगा या संयोग कहलाएगा। राइट आंसर है व्यंजन गुंच। गुंच मतलब होता है गुंछा। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन होंगे, फॉर एग्जाम्पल शब्द आ गया हमारा उद्यम, तो यहाँ जरूरी नहीं है, वो संयुक्त व्यंजन की वो बात ही नहीं कर रहा है, कोई भी व्यंजन आ जाए। जैसे शब्द आ गया उद्यम, जैसे शब्द आ गया प्यारे दोस्तों विद्या शब्द आ गया, ठीक है, या शब्द आ गया हमारा प्यारे दोस्तों गद्य। एनीथिंग, बहुत सारे शब्द है जहाँ पे हम 2 तरह से अलग अलग व्यंजनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, द और वे, ऊपर वाला आधा होता है, नीचे वाला पूरा होता है, ऊपर वाला आधा होता है, नीचे वाला पूरा। इसे हम क्या बोलेंगे प्यारे दोस्तों, इसे हम बोलेंगे व्यंजन गुंज। क्या बोलेंगे, व्यंजन गुंज। गुंज मीन्स गुंछा। तो राइट आंसर हो गया बी। इसके बाद में आगे क्वेश्चन, ठीक है, हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं। मैं कई बार आपको बता रहा हूं कि ऑप्शन बताते हैं कितने हैं, एक 36 है, 33 है, 35 और 34। राइट आंसर क्या हुआ आपका बी, क्योंकि 33 प्रकार के व्यंजन हम पढ़ते हैं। कौन कौन से 33 प्रकार के प्यारे दोस्तों, स्पर्श जो व्यंजन होते हैं हमारे, वो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, 25। इसके बाद में कौन से पढ़ते हैं हम, अंतस्थ। अंतस्थ कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन 4। ऊष्म जो व्यंजन होते हैं वो ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4।
और ये 25 और 8 कितने होते हैं 33। तो इसीलिए यहाँ पर प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर वो पूछ रहा है व्यंजन, वो कुल व्यंजन नहीं पूछ रहा है। और जब वहाँ जिसने राइट आंसर प्यारे दोस्तों 33 दिया है तो इसीलिए आपका बी आंसर बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल रावत ने भी बोला है, विकुल ने बोला है, ठीक है, राम ने, नीलेश ने, बहुत सारे बच्चों ने राइट आंसर दिया है। तो जो ऑप्शन होते हैं उसमें से आपको निकालना होता है। ध व्यंजन का उच्चारण स्थान कैसा है बताइए, ध किसके अंदर आएगा, ठीक है। तो तय थे दे ध जो शब्द हम प्रयोग करते हैं, एक हमारे पास वर्ग क्या है तय वर्ग, तय वर्ग में आएगा तय थे दे ध, तय थे दे ध और न। अब ये ऑप्शन क्या दे रखा है, ये घोष और अघोष पूछ रहा है, यानी कि जिसको प्यारे दोस्तों ये जो सो घोष है ना, उस सो घोष को हम क्या कहते हैं। एक ऑप्शन तो है आपका अघोष और दूसरा ऑप्शन क्या है इसमें स घोष, और उसके बाद में मैं घोष ख घोष दिया। मैं घोष ख घोष कुछ नहीं होता है, वो वैसे लिखा होता है। यानी कि एक तो ऑप्शन ये दिया हुआ है, दूसरा ये। तो आपको ये देखना है जब हम बता रहे प्रत्येक वर्ग का, पहला हमेशा क्या होता है अघोष होता है, दूसरा भी क्या होता है अघोष होता है। और प्यारे दोस्तों ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे, ये घोष होते हैं, बाद के तीनों घोष। घोष का स घोष को ही प्यारे दोस्तों हम घोष वर्ण कहते हैं, घोष कहे या स घोष कहे बात एक ही है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, ध व्यंजन कह रहा है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो गया स घोष, ठीक है। तो यहाँ जो सो घोष लिखा हुआ है उसको सो घोष ना पढ़कर प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है उसको स घोष आपको पढ़ना है, क्योंकि सो घोष कुछ नहीं होता, वो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है जिसमें आगे से हम उन चीजों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी आपको समझना है, क्योंकि जब हम गलत चीजों को एक बार देख लेते हैं तो फिर हमें अपने आप अपने पे भरोसा होने लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या हुआ, घोष किसे कहते हैं जहाँ कंपन हो, वाइब्रेशन हो। आप तय का उच्चारण करो, कोई ज्यादा देर तक आप उच्चारण नहीं कर रहे हैं, साउंड जो है आपकी बहुत हल्की है। यहाँ थ करो, जब द कह रहे हो लंबा खींच रहे हो, द लंबा खींच रहे हो, न लंबा खींच रहे हो, तो वो क्या कहलाते हैं घोष, जहाँ वाइब्रेशन पैदा हो, कंपन पैदा हो। तो घोष का ही दूसरा नाम होता है सघोष। इसके बाद क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं बताइए जी, 41, 42, 43, 44। अब जब उसने बाकी के ऑप्शन दिए नहीं, 52 नहीं दिया, 54 नहीं दिया, 48 नहीं दिया, तो उनके बारे में सोचना ही नहीं, जो ऑप्शन दिया है उसी में सोचना है। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं 44 होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपने पढ़ा स्वर की संख्या 11 और व्यंजन अभी आपने कितने पढ़े 33, और टोटल क्या हो गए हमारे 44, क्योंकि जो ऑप्शन दिया है उसी में हमें आंसर बताने हैं। इसके बाद में क्वेश्चन है 7वां, बोलने में भाव के अनुसार स्वर के होने के उतार चढ़ाव अर्थात अवरोह या अवरोह को क्या कहते हैं। राइट आंसर है पहला अनुतान। अनुतान आपको यह ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, अनुतान, अनुतान का मतलब होता है जब भी हम किसी स्वर को लंबा खींचते हैं या उसको कम समय देते हैं। तो यानी कि बोलते समय जब भी हम किसी भी शब्द का भाव निकालते हैं तो भाव के अनुसार स्वर को लंबा खींचना या स्वर को थोड़ा छोटा करना, या अर्थात वर्णों के जब उतार चढ़ाव होता है उसको हम कहते हैं अनुतान। क्या कहते हैं अनुतान। दूसरा इसमें दिया है संगम। संगम प्यारे दोस्तों वहां बोलते हैं जब हम किसी दो वर्णों के बीच में जो हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं या नुक्ते का प्रयोग करते हैं, जो समय लेते हैं उसको हम संगम बोलते हैं। दो वर्णों के बीच में लिया गया समय क्या कहलाता है संगम। महाप्राण किसे कहते हैं जहां हम ज्यादा वायु निकालते हैं। पर्टिकुलर जब वर्ण का उच्चारण करते हैं महा मतलब अधिक, प्राण वायु, जब ज्यादा वायु निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। और बलाघात कहते हैं उसे जहां हम पर्टिकुलर किसी एक वर्ण पर, किसी एक शब्द में पर्टिकुलर किसी एक वर्ण पर या किसी एक सेंटेंस में किसी एक शब्द पर जब हम ज्यादा जोर देते हैं उसे हम कहते हैं बलाघात। जैसे हम अमरूद बोलते हैं तो अमरूद में जो ऊद हम कह रहे हैं तो प्यारे दोस्तों जो रू है उस पे हम बलाघात कर रहे हैं। इलाहाबाद बोलते हैं तो इसमें ला पे जो है ये बलाघात करते हैं इलाहा। तो कई बार हा को हम खा जाते हैं तो क्या बोल देते हैं इलाहाबाद ना बोल के इलाहाबाद बोल देते हैं। वो जो हम हा खा गए वो इसकी वजह से खा गए क्योंकि हमने बलाघात जो किया किस पे किया, ला पे किया। तो इसमें चार चीज दी है, एक अनुतान, एक संगम, एक महाप्राण, बलाघात। किसी का भी क्वेश्चन आ सकता है। अनुतान बोलते समय भाव के अनुसार स्वर में होने वाले उतार चढ़ाव को हम अनुतान कहते हैं। दो वर्णों या दो शब्दों के बीच में जो हम विराम लेते हैं
वास्तव में वो संगम कहलाता है। महाप्राण जहाँ ज्यादा वायु निकले उसको हम महाप्राण कहते हैं। जैसे एक शब्द प्यारे दोस्तों हमारा जैसे कै हो गया, एक हो गया हमारा कै, तो कै के अंदर हम वास्तव में कम वायु निकाल रहे हैं। कै हाथ लगा के देखो, उसके बाद कै का उच्चारण करो, कै में कम है। कै क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? हमारा अल्प प्राण। क्या क्या कहलाएगा? अल्प प्राण, क्योंकि इसमें वायु कम। अल्प मीन्स थोड़ा, प्राण वायु। और जो खे वर्ण है प्रत्येक वर्ग का आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा और चौथा स्पर्श व्यंजनों में जो दूसरा और चौथा है वो हमेशा वो क्या कहलाता है? वो महाप्राण कहलाता है, क्योंकि खे में वायु ज्यादा निकली इसलिए वो महाप्राण कहलाया। बलाघात आपको बता दिया गया है। इसके बाद आप कोशिश ये किया करो जो भी आंसर देने के समय की जो भी ऑप्शन दिए हैं वो भी अपने आप में क्वेश्चन है, उनको भी कोशिश किया करो, उनके बारे में आप लोग जानते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, जिन स्वरों को बोलते समय कम समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? जिनमें कम समय लगता है उनको कहते हैं महर्स्व। राइट आंसर है सी। तो आपको यह ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर सी। इसके बाद है ओ कैसा स्वर है? हर्स्व है, दीर्घ है, लघु है, उच्च है, दीर्घ स्वर है। हालांकि उसमें आंसर भी दिया हुआ है, तो आपको यह ध्यान रखना है ओ कैसा स्वर है प्यारे दोस्तों? दीर्घ स्वर है। क्यों है दीर्घ स्वर? क्योंकि जो बनता है ये बनता है ए और ओ को मिला के, एक मात्रा इसकी एक मात्रा इसकी, तो मात्रा क्या हो गई? दीर्घ। तो यानी कि जिन वर्णों को उच्चारण में हम स्वर वर्ण की सहायता के साथ साथ ज्यादा समय लगा रहे हैं तो उनको हम प्यारे दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है, जिसमें ज्यादा समय लगाते हैं वो द्विमात्रिक कहलाता है। जिसमें दो मात्रा का समय लगता है उन्हीं को हम संधि स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये दो अलग अलग वर्णों को मिला के बनते हैं। उन्हीं को हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो ओ संयुक्त स्वर भी है, ओ संधि स्वर भी है, ओ दीर्घ स्वर भी है, और औ क्या है प्यारे दोस्तों? द्विमात्रिक स्वर भी है। तो अनेक नाम है, क्योंकि यहाँ हर्ष दीर्घ लघु उच्च दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर हो गया दीर्घ। आगे बढ़ो। इसके बाद है घ व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या? उच्चारण क्या है? स्थान नहीं पूछा है। अल्पप्राण है, महाप्राण है, पर्याग है या प्रस्थान है? अभी आपको हमने चर्चा की कि एक वर्ग हमारा क्या होता है प्यारे दोस्तों? कै वर्ग। कै के अंदर कै, खे, गे, घे और ये गे आते हैं। ये हमारा पांचवा होता है, ये तीसरा होता है, ये पहला, ये दूसरा होता है, ये चौथा होता है। दूसरा और चौथा वर्ण प्रत्येक वर्ग का प्यारे दोस्तों वो क्या कहलाता है? महाप्राण। और चौथा ये क्या है हमारा? ये हो गया हमारा महाप्राण, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा होता है अल्पप्राण, या फिर हम ये कहेंगे एक अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण, और फिर क्या होगा? अल्प प्राण। अल्प प्राण से शुरू करेंगे, अल्प प्राण पे समाप्त, तब भी हम निकाल लेंगे। या फिर आप उच्चारण करके देखो, पहले कै का करो कम वायु निकल रही है, फिर खे का उच्चारण करो ज्यादा निकल रही है, गे का करो फिर कम निकल रही है, घे का कर रहे हैं तो ज्यादा वायु निकल रही है। जब ज्यादा वायु निकल रही है तो घे हो गया हमारा महाप्राण। इसके बाद है 11वां, यह कैसा व्यंजन है? यह आता है अंतस्थ के अंदर। यह व्यंजन किसके अंदर आता है? अंतस्थ व्यंजन के अंदर आता है। इसके बाद में 12वां जो क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। लेकिन अगर ऑप्शन यहाँ 27 होते प्यारे दोस्तों तो ये 27 राइट आंसर हो जाता, क्योंकि इसने 23, 23, 24 और 25 दिया है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है राइट आंसर 25 होगा। क्योंकि स्पर्श जो व्यंजन है वो 5 वर्गों में बटे होते हैं, जिसके कारण उनको वर्गीय व्यंजन कहा गया। और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। ये 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक में 5 वर्ण, टोटल संख्या 25। लेकिन अगर इसमें 2 उत्क्षेपित व्यंजन हम जोड़ दे तो ये उत्क्षेपित व्यंजन जुड़ने के बाद में इनकी जो संख्या होती है 27। 27 ऑप्शन में है नहीं, इसलिए राइट आंसर हो गया हमारा 25 जी। बस होगा 9:30, 9:30। हाँ हाँ, क्लास है क्या दूसरी? 5, 5, 7 ऊपर लगवा देना, ऊपर लगवा देना। ऊपर लगवा दो सर, ऊपर लग, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक भी कराना है। हाँ 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 ठीक। तो प्यारे दोस्तों इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, 6 कै थे फे ध्वनियां क्या है? घोष है। अब ये देखो ये किसके अंदर आती है, आपको ये ध्यान रखना है। घोष है, एक अघोष है, एक है परघोष है, एक खगोश है। परघोष खगोश कुछ होता नहीं है, घोष है, घोष का ही दूसरा नाम होता है। अघोष जो ध्वनि है प्रत्येक वर्ग की पहली और दूसरी जो ध्वनि होती है वो क्या कहलाती है? ठीक है, वो अघोष कहलाती है। यहाँ जितनी भी ध्वनि दी है ये तो प्रत्येक वर्ग की पहली है या दूसरी है। जैसे चे छह, तो चे छह में छह क्या हो गया? दूसरी ध्वनि हो गई। इसके बाद दिया कै, कै क्या हो गई? पहली ध्वनि हो गई। इसके बाद क्या दिया है प्यारे दोस्तों?
थे दिया है, ठीक है, तय थे, तो यहाँ पे तय और थे ये ध्वनि हो गई। इसके बाद यह पे और फे, यहाँ पे और फे, यानी कि ये दूसरे वाली ध्वनि है सारी, ये पहली है, यही वो पूछ रहा है। और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जितना होता है उसको हम क्या कहते हैं, अघोष। राइट आंसर बी। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। राइट आंसर है सी। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, जब बिना किसी अवरोध के और बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो उन्हें हम कहते हैं स्वर। उन्हें क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं, जिनकी संख्या 11 होती है। इसके बाद में जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुककर या घर्षण के साथ निकलता है उन्हें हम क्या कहते हैं, वायु का प्रवाह रुक के निकले या घर्षण के साथ निकले उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन में भी वे कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। तो 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में जिन वर्णों का उच्चारण में वायु का प्रवाह रुककर या घर्षण के साथ निकलता है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। चूंकि इसमें स्पर्श नहीं दिया है, इसमें व्यंजन दिया है, इसलिए वो क्या कहलाएंगे, व्यंजन कहलाएंगे। फिर दिया है कैसा व्यंजन है, ये ऊष्म व्यंजन है, ये वाला दिया है प्यारे दोस्तों। छह क्षत्रिय वाला जो है कि वो किस प्रकार का व्यंजन है, ये ऊष्म व्यंजनों के अंतर्गत आता है। ये किस में आएगा, ऊष्म व्यंजन में। तो इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हुआ, राइट आंसर हुआ ऊष्म अर्थात सी। जो बिना किसी अन्य वर्ण का आधार लिए बिना नहीं बोले जा सकते वे क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं अयोगवाह। क्योंकि अयोगवाह के लिए कुछ न कोई वर्ण शब्द की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 को देखो। अतुल, सन्नी, विनय, राम, मधु, ठीक है, ये सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, जो बिना किसी अन्य वर्ण का आधार लिए बिना नहीं बोले जा सकते वो क्या कहलाते हैं, अयोगवाह। क्यों, अयोगवाह का अपना कोई अस्तित्व तो नहीं होता है। अयोगवाह किसे कहते हैं, हम विसर्ग को। जैसे शब्द आया अतः, तो यहाँ इसका जो विसर्ग है तो प्रयोग किसी न किसी वर्ण के साथ प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे शब्द आया संसार, तो संसार में क्या है, जैसे शब्द आ गया पाठ्य, तो पाठ्य में क्या है, ये हलन तो लगा हुआ है, ये अनुस्वार है, ये विसर्ग है, जो पराय में भी लगता है, जो परातः में भी लगता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो संस्कृति में भी लगता है, संज्ञा में लगता है, मयंक में, संख्या में, संविधान में किसका प्रयोग करते हैं, अनुस्वार का। और हलंत का प्रयोग पाठ्य में, मिट्टी में, विद्या में, इनका गद्य पद्य में किसका प्रयोग होता है, हलंत का प्रयोग होता है। तो ये हलंत, अनुस्वार और ये विसर्ग जो होते हैं प्यारे दोस्तों, ये अयोगवाह कहलाते हैं। और इन अयोगवाह का अपना अस्तित्व नहीं है, अर्थात जो बिना किसी अन्य वर्ण का आधार लिए बिना नहीं बोले जा सकते वो क्या कहलाएंगे, अयोगवाह। ठीक है, इसके बाद इसमें दिया है अनुतान। अनुतान आप समझ ही गए हो किसे कहते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है उष्ण वर्ण कितने होते हैं, उष्ण वर्ण 4 होते हैं। आंसर क्या है, राइट सी आंसर है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 और 5। जब इसने 2 और 3 दोनों दिया है तो राइट आंसर 3 होगा। जब 3 ऑप्शन में नहीं होगा तो राइट आंसर 2 होगा। तो फिर हम हर्ष और दीर्घ को ही मानेंगे, अर्थात एक मात्रिक और द्विमात्रिक को मानेंगे। लेकिन जब इसने 2 और 3 दोनों दे दिया तो हमेशा मैक्सिमम डिजिट ली जाती है प्यारे बच्चों। इसलिए राइट आंसर सी होगा। एक होगा इसमें हर्ष, एक होगा दीर्घ और तीसरा होगा फलुत, अर्थात एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। ये 3 प्रकार के स्वर हो गए। ये भेद पूछ रहा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, एक या अनेक अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है। एक या अनेक अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 पे पहुंचो। क्वेश्चन नंबर 21, एक या अनेक अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं, वाक्य कहते हैं या शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है एक हो सकता है, वो अनेक भी हो सकता है। एक व अनेक होगा तो उसे प्यारे दोस्तों अक्षरों के मेल से जो इकाई बने उसे हम कहेंगे शब्द। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 21 का डी आंसर राइट है। क्योंकि जो हमारे शब्दांश होते हैं उनमें प्यारे दोस्तों जैसे आ गया, आ अपने आप में क्या है, शब्दांश है, इसी से क्या बनता है, आ जन्म। तो जब इसका भी अर्थ है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शब्दांश अर्थात शब्द का एक भाग है वो एक अक्षर का भी हो सकता है और वो अनेक अक्षर का भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 में उच्चारण करते समय 2 शब्दों के बीच विराम देने को क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है,
उच्चारण करते समय दो शब्दों के बीच विराम देने को क्या कहते हैं? बलाघात तो बिल्कुल नहीं कहते, बलाघात उसे कहते हैं जहां पर्टिकुलर किसी शब्द में हम किसी एक वर्ण पर ज्यादा जोर दे रहे हो। जैसे इलाहाबाद, इलाहाबाद में है को नहीं बोलते, ला पे जोर दे देते हैं। अमरूद में ऊ पे जोर देते हैं, मैं पे जोर नहीं देते हैं, वहां पे ऊ पे जोर दे रहे हैं अमरूद में, तो वो बलाघात कहलाता है। अनुतान, अनुतान क्या है? स्वर का जो घटता और बढ़ता क्रम है, आरोह या अवरोह क्रम है, उसका उतार चढ़ाव है। जब किसी को हम लंबा खींचते हैं, किसी को हम थोड़ा सा कुछ ही सेकंडों में हम उच्चारण करके आगे बढ़ जाते हैं, उसको बोलते हैं अनुतान। संगम क्या होता है? दो वर्णों के बीच या दो शब्दों के बीच में जो हम गैप लेते हैं उसको हम संगम कहते हैं। महाप्राण, जहां ज्यादा वायु निकलती है किसी वर्ण के उच्चारण करने पर, उसे महाप्राण कहते हैं। तो बिल्कुल सही, यहाँ पे उच्चारण के समय दो शब्दों के बीच विराम देने को अनुतान नहीं कहते हैं, संगम कहते हैं। बी नहीं होगा विनय, अतुल डी भी नहीं होगा प्यारे बच्चों, संगम होगा। उच्चारण करते समय दो शब्दों के बीच में विराम को संगम कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम। इसको सही करो, ठीक है। किसी ने भी इसका आंसर सही नहीं दिया हुआ है। फिर 23वां जो क्वेश्चन है, वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या एक पर्यतन में होता है उसे क्या कहते हैं? वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस में होता है वो वर्ण कहलाता है, अक्षर कहलाता है, शब्द कहलाता है या वाक्य कहलाता है। उसे हम अक्षर कहेंगे, क्योंकि हम वास्तव में वर्ण का जो मौखिक रूप होता है जब हम उसे बोलते हैं उसे क्या कहते हैं? अक्षर। तो राइट आंसर क्या है? 23 का राइट आंसर है बी। 23 का राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 23 पे जाएंगे बेटे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत लॉजिकली क्वेश्चन है। वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है उसे हम अक्षर कहते हैं, ठीक है। सॉरी, हाँ, उसे अक्षर कहते हैं, राइट आंसर बी। इसके बाद है 24वां, कै कैसा व्यंजन है? तो कै स्पर्श व्यंजनों में आता है, नहीं, वर्ण नहीं होगा, ठीक है। कर्मवीर वर्ण नहीं होगा बेटे, ठीक है। उसे हम अक्षर कहेंगे क्योंकि हम वर्ण के मौखिक रूप को अक्षर कहते हैं और वो कह रहा है उच्चारण। उच्चारण का मतलब क्या हुआ? मौखिक रूप, और एक सांस में कह रहा है। उच्चारण करना यानी कि बोलना है और एक सांस में बोलना है, एक प्रयास में बोलना है, तो वो क्या कहलाता है? अक्षर। यानी कि वर्ण के जो मौखिक रूप होता है उसको हम अक्षर कहते हैं और लिखित रूप को हम वास्तव में वर्ण कहते हैं, जिसके टुकड़े ना हो सके। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बी। इसके बाद 24 का है, कै कैसा व्यंजन है? कै स्पर्श व्यंजन है। बिल्कुल 24 का राइट आंसर आप लोगों ने सबने दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। थोड़ा एरर आ गया, 25, 26, 27 उन क्वेश्चनों को छोड़ दो, आप 28 देख लो। भाषा की सबसे छोटी इकाई आपको ध्यान रखना, उसने वर्ण अक्षर शब्द दिया है और वाक्य दिया है, तो इसका मतलब वहां पे बिल्कुल आप क्वेश्चन नंबर 28 पे चले जाओ, क्योंकि थोड़ा 26 और 27 जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा है किसी वजह से। इसलिए क्वेश्चन नंबर 28, टे व्यंजन का उच्चारण बताइए क्या है? टे किस में आता है? पहला ही वर्ग है टे वर्ग, कै वर्ग के बाद टे वर्ग का नंबर आता है, पहला वर्ण हो गया टे। और आपको ये पता है कि पहला हमेशा अल्पप्राण होता है। पहला क्या होता है? अल्पप्राण। एक अल्पप्राण, फिर एक महाप्राण, फिर एक अल्पप्राण। तो टे का जो व्यंजन का उच्चारण है वो अल्पप्राण। सी आंसर सही है। ऊ कैसा स्वर है? हर्ष है, दीर्घ है, लघु है, उच्च है? हर्ष स्वर है क्योंकि छोटा है, मूल स्वर में आता है, ठीक है। 29वें बताओ, 29वां 29, ऊ कैसा स्वर है? ऊ कैसा है? हर्ष स्वर है। 29 पे जाओ, बिल्कुल 28 का राइट आंसर आपने दिया है। 29 का आंसर दो। 29 का सी बिल्कुल ठीक है, नीलेश ने बताया है सी बिल्कुल। मधु का भी आंसर आ गया है जी, कृष्णा का भी आ गया, अतुल का, करमवीर का, बहुत अच्छे। तो प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद में 30, स कैसा व्यंजन है? स किस में आता है? ऊष्म व्यंजन में, क्योंकि तीनों तरह के स और है क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। ये 29 का ए बिल्कुल। 30 का आंसर बताओ, स कैसा व्यंजन है? स क्या है? ऊष्म व्यंजन, जहां से ऊष्मा निकलती है। तीनों तरह के स का प्रयोग जो हम करते हैं ऊष्म में और है का प्रयोग ऊष्म में करते हैं, बिल्कुल। इसके बाद आगे क्वेश्चन 31, च वर्ग का व्यंजन कौन सा है? भै, झै, झै या झै? च वर्ग में कौन कौन से वर्ग आते हैं? 31 का देखो, 31 का च के अंदर कौन कौन है? च, छ, जय, झै। तो च, छ, जय, बी। बी राइट आंसर होगा 31 का बी।
आपको बस ए बी सी करना है, ऐसे 29 30 नहीं लिखना है। आप वो भी जो क्वेश्चन है हम आराम से चलेंगे, आपको बी या सी बताना है। 31 का राइट आंसर बी, झ छह छह झ। तो यहाँ क्या आ गया, झ राइट आंसर हुआ। फिर एक कुल में मात्रा बताओ कौन सी है, कुल में बड़े ऊ की मात्रा है, राइट आंसर डी। तो ये क्वेश्चन है हमारा 32 32वां, कुल में मात्रा है, बड़े वाले ऊ की जो मात्रा है वो क्या है, वो कुल की मात्रा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 33, बुलाना कितने अक्षरों वाला शब्द है, 3 है। एक बुलाने में प्यारे दोस्तों बे है, एक इसमें ले है और एक ने, बाकी सारी मात्राएं हैं। जब वो अक्षर पूछ रहा है तो मात्राओं में नहीं जाना होता है आपको। तो प्यारे दोस्तों बुलानों में कितने हैं, 3 अक्षर है, आपको ये ध्यान है, बे ले और न, ये 3 अक्षर बुलाने के अंदर हैं। इसके बाद 33 के बाद जो क्वेश्चन है, अब आप ये सारी चीज छोड़ दो, बस स्क्रीन पे देखो, आप आंसर मत दो क्योंकि 60 क्वेश्चन हमें करने हैं, टाइम कम बचा है, तो इसलिए हाँ बिल्कुल सही है, आंसर नहीं देने हैं, आप अपने आंसर मिलाओ जो भी आप दे रहे हो। 34, दे का उच्चारण स्थान बताओ, कहां से उच्चारण होता है। ठीक है, तो दे किसमें आता है, तै थे दे, लरतू लसा नाम, तैवर कहाँ आएगा, लरतू लसा नाम दंत, तो दांत से उच्चारण होगा। कहां से होगा, उच्चारण स्थान पूछ रहा है, और हमारा क्या है, लरतू लसा नाम दंतव्य। तो लरतू लसा नाम दंतव्य जो आप पढ़ चुके हो, तय वर्ग के अंदर आता है, तै थे दे, और वो इसी दे को पूछ रहा है, तो दे का उच्चारण स्थान क्या हुआ, दांत हुआ प्यारे दोस्तों, क्योंकि तय वर्ग किसके अंदर आता है, दंतव्य अर्थात दांत। डे का उच्चारण स्थान बताओ कहां से होता है, डे का उच्चारण टे वर्ग होता है, टे कहां से होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ऋषु रसानाम, आपको ये ध्यान रखना है, ऋतु रसानाम मूर्धा। तो वही आपको जो सूत्र लगाने हैं, या फिर पर्टिकुलर उच्चारण करके देखो शरीर का कौन सा अंग इन्वॉल्व हो रहा है। डे का उच्चारण पूछ रहा है, किस में आता है, टे वर्ग में। ठीक है, टे वर्ग में क्या आता है, डे, और टे कहाँ आता है, आपको ध्यान रखना है, ऋतुर रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा या मूर्धन्य। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर जब ये टे वर्ग में आया है तो टे वर्ग के सारे वर्ण मूर्धा, तो राइट आंसर हमारा हो गया 35 का सी। से कैसा व्यंजन है, अंतस्थ है, संयुक्त है, उसमें नासिक है, ये वाला पूछ रहा है, श्रीमान वाला से प्यारे दोस्तों ये कौन सा है, ये हमारा क्या कहलाता है, संयुक्त व्यंजन कहलाता है, क्योंकि ये 2 व्यंजनों को मिला के बना है, एक वाला ये से और एक रे, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। तो किस प्रकार का व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन है, 36 का राइट आंसर है बी। इसके बाद टे वर्ग का व्यंजन है, टे वर्ग का व्यंजन टे ठे डे ढे, सी राइट आंसर, टे वर्ग का व्यंजन है डे। फिर है ते वर्ग का व्यंजन बताओ, ते वर्ग में ते थे दे, इसका भी राइट आंसर क्या है, दे अर्थात सी है। इसके बाद 39, दांत से उच्चारित क्या होता है, तो दांत से उच्चारित होने वाले क्या, लरतु लसा नाम दंता। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें क्या आ जाएगा, तय वर्ग यानी कि तय। तो आपको ये ध्यान रखना है, वो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है दांत से उच्चारित कौन सा वर्ण होता है, तो दांत से उच्चारित कौन सा होगा, लरतु लसा नाम दंतव्य। दंतव्य किसको बोलते हैं हम, दांत को बोलते हैं। तो तय वर्ग आया, तो तय दिया हुआ है इसने, इसलिए सी राइट आंसर हो गया, बिल्कुल सही। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 40, तालु से उच्चारित क्या होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ईचू ऐसा नाम तालु, हमने सूत्र बताया था, आप इनको पर्टिकुलर उच्चारण करके भी देख सकते हो, जो यहाँ से उच्चारण होगा। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, कृष्णा कह रहे हैं कि क्वेश्चन नहीं दिख रहे, कैसा हो सकता, ऐसे तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 देखो, अभी बाकी छोड़ दो क्योंकि आपको मिलेंगे क्वेश्चन सारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, तालु से उच्चारित, तो ईचू यसा नाम तालु, तो च वर्ग का वर्ण देखो, इसमें कोई आया है क्या, ईचू, तो यहाँ तालु जो होता है, ईचू यसा नाम, ईचू यसा नाम तालव्य होता है। तो ईचू यसा नाम तालव्य को हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, तालु बोलते हैं, तालव्य को हिंदी में तालु। तो च वर्ग में कौन सा वर्ण आएगा, च छ जय जय और ये। अब इसमें से कौन सा वर्ण है, इसमें है जय, तो तालु से उच्चारित होने वाला राइट आंसर क्या हुआ हमारा, जय।
ईचू यसाना, 6 6 जय, पहला ही आंसर। 40 का ए, बिल्कुल अतुल, 40 का ए बिल्कुल सही है। फे का उच्चारण स्थान बताओ। उपध्मानीय जब हम उच्चारण करेंगे फे, तो हमारे जो होठ है वो दोनों क्या एक्टिव हो रहे हैं। तो जरूरी नहीं है आपको ये सूत्र याद है तभी आप बता पाओगे, आप पर्टिकुलर वर्ण का उच्चारण करके देखो। जब फे है तो फे जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे जो होठ है पे फे बे भे मैं में, ये होठ आपस में फड़फड़ा रहे हैं। तो जब फे का उच्चारण करने पर होठ इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो 41 का राइट आंसर हो गया ओष्ठ अर्थात होठ, पहला ए सही है। 42वां क्वेश्चन, ख का उच्चारण स्थान क्या है? ख का उच्चारण स्थान है कंठ, क्योंकि क वर्ग में आता है और क वर्ग के जो सारे वर्ण हैं प्यारे दोस्तों वो कंठ से उच्चारित होते हैं। आप ख का उच्चारण करके देखो। ख, जब आप ख कह रहे हो तो आपका जो गला है, ये वाला जो हिस्सा है, यही इन्वॉल्व हो रहा है। इसी के सर आप लिखे ना वैसे चलिए, आपको बंद करके चालू करे, सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप कृष्णा आपको प्रॉब्लम थी, एक बार बंद करके दोबारा चालू करोगे तो आपको सारे क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, ख का उच्चारण स्थान जो था प्यारे दोस्तों, वो ख का उच्चारण स्थान है कंठ, क्योंकि जब हम ख का उच्चारण कर रहे हैं तो वहां कंठ का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इसीलिए वो कंठ ही उच्चारण स्थान हो गया। इसके बाद है कमल, कितने अक्षरों वाला शब्द है? कमल में 3 अक्षर है, एक क है, एक मैं है और तीसरा क्या है? ल। तो कमल के अंदर कितने हैं? 3। राइट आंसर सी। और फिर ये कैसा व्यंजन है? तो ये पूछ रहा है कैसा व्यंजन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 44 जो क्वेश्चन है ये नासिक्य वर्ण है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है प्यारे दोस्तों, ये प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण है, जिनको हम नासिक्य वर्ण भी कहते हैं, अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं, पंचम वर्ण भी कहते हैं और पंचम अक्षर भी कहते हैं। च वर्ग के अंदर आता है ये वाला ये। तो ये पूछ रहा है ये किस प्रकार का है? तो नासिक्य वर्ण है। राइट आंसर डी। डे किस वर्ग का व्यंजन है? टे वर्ग में आता है। डे किस में आता है? टॉपिक कल करा देना सर, ठीक है, बिल्कुल कह रहा है सर टॉपिक कल करा देना, कल ही हो पाएंगे, अब तो टाइम नहीं बचा है। यहाँ भी दूसरी क्लास होनी थी, लेकिन आप लोगों की जिद होती है सर प्रैक्टिस भी कराओ, तो इसलिए करा भी रहे हैं। तो यहाँ है, इसके बाद डे किस वर्ग का व्यंजन है? टे वर्ग का व्यंजन है। 45 का क्या हो गया प्यारे दोस्तों? ठीक है डी, 45 का डी। इसके बाद में जय किस वर्ग का व्यंजन है? जय किस में आता है? च छ जय, च वर्ग का है। राइट आंसर सी है। ऊष्म व्यंजन क्या है? तीनों तरह के जो से होते हैं और है ऊष्म होता है, इसका राइट आंसर है 47 का राइट आंसर सी, से। संयुक्त व्यंजन क्या है? तो संयुक्त व्यंजन पहला ही है, क्योंकि ये जो व्यंजन है प्यारे दोस्तों आधा तय और रे को मिला के बनता है, इसीलिए क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन। 48 का राइट आंसर है ए, 48 का राइट आंसर ए। इसके बाद 49 मूर्धा से उच्चारित होने वाला, मूर्धा ही हमारी खोपड़ी के अंदर जो खाली जगह हम इसको कहते हैं। तो यहाँ टे ठे डे ढे का जो उच्चारण हम करते हैं, हाथ रखो, टे ठे डे ढे का उच्चारण करो तो अलगे अलगे हथौड़े से लगेंगे आपके हाथ पे अंदर से, टे ठे डे ढे। तो इसीलिए राइट आंसर हो गया डी, यानी कि ठे। भय किस वर्ग के व्यंजन में आता है? भय पे फे बे भय पे वर्ग में आएगा। राइट आंसर हो गया सी, 50 का राइट आंसर सी अर्थात पे वर्ग। पे वर्ग के अंदर पे फे बे भय आता है। दीन में मात्रा बताओ, बड़े ई की मात्रा है। राइट आंसर हो गया बी, दीन में बड़े ई की। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 पे जाओ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 में दीन पूछ रहा है, और दीन में कौन सी मात्रा आती है? ठीक है, वो दिन नहीं पूछ रहा है, वो दीन पूछ रहा है, तो यहाँ बड़े वाले ई की मात्रा आती है। इसके बाद क्वेश्चन 51 का राइट आंसर हो गया बी। इसके बाद है 52, 52 क्वेश्चन है, कंठ से उच्चारित होता है, तो कंठ से क्या? कै वर्ग के सारे वर्ण उच्चारित होते हैं। तो इसमें देखो कै वर्ग के अंदर कौन सा आता है? घ आता है, तो राइट आंसर हुआ बी। तो क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में कै वर्ग के अंतर्गत कै खे गे घ आता है, और कै खे गे घ में आपको ये ध्यान रखना है, जब ये कै वर्ग है और कै में आया कै खे गे और घ एक आता है ये, तो यहाँ राइट आंसर आपका सेकंड हो गया। आ कितने अक्षरों वाला शब्द है? बिल्कुल सही है, आ एक अक्षरों वाला शब्द है, क्योंकि शब्द आ को इसलिए कहा गया क्योंकि प्यारे दोस्तों आ उपसर्ग है। शब्द नहीं कहना चाहिए, शब्दांश होना चाहिए। जैसे शब्द आ गया आजन्म, शब्द आ गया आमरण, शब्द आ गया आजीवन,
प्यारे दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो आमरण आजन्म में आया है, इसका मीनिंग है, इसको हम कहते हैं शब्दांश। तो उसको क्वेश्चन ये पूछना चाहिए, कितने अक्षरों वाला शब्दांश है। तो शब्दांश तो जरूर है ये, क्योंकि ये उपसर्ग है, इसका अर्थ भी होता है, एक ही अक्षर है, अलग अलग नहीं है प्यारे दोस्तों। तो हम इसे शब्द ना कह के 53 वाला जो क्वेश्चन है शब्दांश कहेंगे। राइट आंसर है ए, यानी कि एक। फिर है 54, गे किस वर्ग का व्यंजन है? कै वर्ग का व्यंजन है? 54 का ए, बिल्कुल सही। इसके बाद में आगे क्वेश्चन है, च का उच्चारण स्थान क्या है? च किसके अंदर आता है? ईचू यशा नाम तालु, तो तालु राइट आंसर ए। 55 का देखो, 55 का राइट आंसर। 55 जो क्वेश्चन है हमारा, 55 क्वेश्चन है, च का उच्चारण स्थान बताओ। तो च किसके अंदर आता है? च वर्ग के अंदर, और च वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु। जब हम च का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है, जरूरी नहीं आपको सूत्र याद हो, आप च का उच्चारण करो, ये देखो जीभ क्या कर रही है, ऊपर तालु में जाके लग रही है च। तो जैसे हमने च कहा तो हमारे जो मुख के अंदर जो है खाली जगह है अंदर, वहां पे वास्तव में एक्टिव हो रही है जीभ। और जब जीभ ऊपर या नीचे तालु में लगे किसी भी वर्ण के उच्चारण स्थान में, तो इसका मतलब उस वर्ण का जो उच्चारण स्थान है प्यारे दोस्तों वो तालु हो गया। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन क्या है? अंतस्थ व्यंजन जो वास्तव में जब भी हम उच्चारण करते हैं तो पहले फेफड़े अंदर की तरफ को वायु खींचते हैं, फिर बाहर छोड़ते हैं। पूरे शरीर पर सबसे ज्यादा दबाव अगर पड़ता है तो अंतस्थ वर्ण से पड़ता है। तो ले जो वर्ण है क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 का डी राइट आंसर करमवीर ने दिया है, बिल्कुल सही है। बाकी बच्चों ने भी दिया है, अतुल ने दिया है, राम ने दिया है। 56 का राइट आंसर ले, ठीक है, यानी कि डी आंसर। कै वर्ग का व्यंजन क्या है? राइट आंसर पहला ही है गे। कै वर्ग के अंदर कौन कौन सा वर्ण आता है? कै खे गे आते हैं। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आप अपने लो, तीमानदारी, ये क्या कह रहा है? तीमारदारी कितने अक्षरों वाला शब्द है? तो ये आपको ध्यान रखना है, 4 अक्षरों वाला है। एक इसके अंदर क्या है प्यारे दोस्तों? तय, एक दूसरा है मैं, एक है रे, और इसके बाद में क्या है? दे। और रे क्योंकि दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि ये अलग अलग ये 4 मिलकर ही इसको क्या बना रहे हैं? तीमारदारी बना रहे हैं। तो कितने अक्षरों वाला शब्द है? ये नई वैरायटी है जो पूछी जाती है, 4 अक्षर है, हालांकि बने 5 है, लेकिन जब कोई वर्ण रिपीट होता है तो हम उसकी काउंटिंग नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर डी, यानी कि 4। फिर ओष्ठ से उच्चारित, ओष्ठ कहते हैं हम होठ से, ओष्ठ से उच्चारित होने वाला वर्ण बताइए। प्यारे दोस्तों आप चारों वर्णों का उच्चारण करके देख लो। गै, जब गै का उच्चारण करते हैं तो कंठ। इसके बाद फे, तो जो फे का उच्चारण करते हैं, पे फे का उच्चारण कर रहे हैं ना, पे का, तो पे जब उच्चारण कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? तो पे का उच्चारण कर रहे हैं तो होठ का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए पे ही होठ से उच्चारित होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आपको वास्तव में वे सूत्र याद ना हो तो पर्टिकुलर वर्ण का उच्चारण करके देखो, जहां से भी जिस अंग को भी इन्वॉल्व करोगे वो उसका उच्चारण स्थान। थे किस वर्ग का व्यंजन है? अब बताओ थे किस में आएगा? तय, थे तय वर्ग में आता है, तो यानी कि राइट आंसर हो गया बी, तय वर्ग के अंदर आता है तय थे दे दे। तो ये 60 क्वेश्चन आपके किसके हो गए प्यारे दोस्तों? वर्णमाला के क्वेश्चन हो गए। तो इस तरह से आज हमने जो दोनों टॉपिक थे उनके बहुत सारे क्वेश्चन लिए। इसके अलावा मैं नहीं मानता कि आप लोगों को कुछ इसमें पढ़ना चाहिए, आप फटाफट इनके आंसर दे भी रहे थे, ठीक है। अलग अलग तरह की क्वेश्चन की वैरायटी भी थी, लेकिन जिस स्पीड के साथ आज हमने क्वेश्चन किए, घर पे बैठ के आराम से 3 मिनट में तो हर कोई आंसर दे देगा बेटे, सोच समझ के। लेकिन जब सेकंडों में आंसर निकलने लग जाए तो समझ लो वे टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं और जिंदगी में दोबारा से उनका रिविजन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानबूझ के इसलिए लिया, हालांकि आपको PDF फाइल में सारे क्वेश्चन मिलेंगे, हर टॉपिक के मिलेंगे ऐसे ही, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे बैच 4 के स्टूडेंट है, वे 5th में इसलिए जुड़े हैं क्योंकि मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि अब की बार मैं प्रैक्टिस खुद कराऊंगा। आपको जो भी करना है अपने हिसाब से आप करते रहो, ठीक है। उसके साथ साथ मैं भी बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा। मेरी कोशिश ये रहती है कि जो मैटर ऑलरेडी किताबों के अंदर है वो किताबों वाले क्वेश्चन ज्यादा मैं ना आपको प्रैक्टिस में कराऊं, वे मैं नए क्वेश्चन कराऊं जहां से हाल फिलहाल के क्वेश्चन आ रहे हैं, नए नए क्वेश्चन के तरीके बन रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन प्यारे दोस्तों वे थे जो मैंने उस समय बताए, यहाँ मैंने वे नहीं लिए, इसलिए जो लॉजिकली क्वेश्चन थे वो थे। आज हलंत के प्रयोग का महत्व आप संधि में समझे, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनमें हलंत का प्रयोग नहीं होता, जैसे जगत है, जगत के अंदर अगर हलंत का प्रयोग नहीं है तो हम उसे सही संधि विच्छेद नहीं मान सकते।
तो प्यारे दोस्तों, किताबों पे पढ़ते समय कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बहुत मजा आ गया, गजब हो गया गुरुजी, बहुत फायदा मिल रहा है सर, विकुल भी कह रहा है जी सर आज थैंक यू सो मच। तो प्यारे दोस्तों देखो, आज का पूरा एक लेक्चर कंप्लीट हुआ, लेकिन अगर मैं पढ़ाता तो शायद आज आपको 2 टॉपिक में करा देता, या तो रस और छंद कंप्लीट हो जाता, या फिर तत्सम और तद्भाव दोनों टॉपिक में करा देता। लेकिन चलो, अगर आपको लगता है कि ये तरीका आपके लिए ज़्यादा अच्छा है कि साथ साथ टॉपिक वाइज हम प्रैक्टिस भी करते रहें, हर तरह के क्वेश्चन की वेराइटी हमारे सामने आ जाए, तो मैं ये मानता हूँ कि कम से कम ये भी एक बहुत अच्छा तरीका अगर आपको लग रहा है तो हम इसी तरीके से पढ़ाएंगे। पहली बार मैं लाइव क्लास में प्रैक्टिस लेके आया हूँ साथ के साथ क्वेश्चन की। उससे पहले मेरा टॉपिक के कॉन्सेप्ट पे क्लियर करना, लॉजिकली चीज़ें आप तक पहुंचाना, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पहुंचाना, नए मेथड के माध्यम से चीज़ें आपके पहुंचाना, वही मेरा एम था। लेकिन आपके चलते, आपकी डिमांड पर हमने ये हर टॉपिक के जो क्वेश्चन आपको कराए, तो उसी के वे में आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा इन चीज़ों में, लेकिन आपको ये ध्यान है सर, प्रैक्टिस करने से हमें पता चलता है कि हम कहाँ फंस रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं जैसे आपने आंसर दिया, मैं भी मोटिवेट हुआ कि आप तक चीज़ें पहुँच रही है। अदरवाइज लाइव क्लास में प्यारे दोस्तों यही थोड़ा सा नुकसान होता है कि टीचर को पता ही नहीं चलता कि मेरे से कितने बच्चे टोटल जुड़े हुए हैं। वो तो हम देख लेते हैं, लेकिन सीख कितने पा रहे हैं, ठीक है, मज़ा कितने बच्चों को आ रहा है, तो वो पता तभी चलता है जब आप या तो हमारे सामने हो या हम प्रैक्टिस करवाए, प्रैक्टिस के दौरान आपके व्यू फटाफट आए और उसके बाद आंसर आए। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए थे, आप जैसे आंसर दे रहे तो स्क्रीन पर फटाफट चीज़ें भाग रही थी, बस मैं तो BC में संभल के रह गया। तो आपको ये ध्यान रखना, किसने बी दिया है किसने सी दिया है, वो बड़ी मुश्किल से देख पाते थे। तो प्यारे दोस्तों, लेकिन जब आपके मूवमेंट से हमें पता चलता है कि जब आपके 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर ज़्यादातर के राइट आंसर हो, तो हम ये समझ जाते हैं कि हमारे जो तौर तरीके हैं पढ़ाने के वो सही है और आप तक चीज़ पहुंच रही है। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल फिर एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। इस सप्ताह फ्राइडे तक कोशिश करेंगे 4 से 5 टॉपिक कंप्लीट करने की, ताकि जब फिर अगले मंडे आए, अब हम कोशिश ये करेंगे कि संडे या सैटरडे में से प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि अगर आपको जल्दी करना है, कुछ बच्चों का पेपर 24 को है, कुछ को 22 को पेपर है, तो मैं उनको भी टारगेट करना है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हैं, तो उनको फायदा होना चाहिए। तो मैं मंडे टू फ्राइडे कोशिश करूंगा कि हमेशा मैं क्लास लूँ। सैटरडे या संडे में से किसी एक दिन आपके कहने पर अगर आप फ्री हो, तब हम प्रैक्टिस के क्वेश्चन उठाएंगे। तो आपको उस दिन आपसे बात भी हो जाएगी, आपके डाउट भी ले लेंगे, तो उसको हम डाउट कह ले या प्रैक्टिस सेशन कह ले। डाउट सेशन और प्रैक्टिस सेशन आज के बाद जब भी होगा दोस्तों, वो सैटरडे या संडे में लेंगे। बाकी हम मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आपको, अब जल्दी नहीं करोगे, सारे काम करेंगे, लेकिन पहले हम पढ़ लेते हैं। अब हम 4-5 टॉपिक करेंगे एक साथ, और फिर 4-5 टॉपिक के एक साथ क्वेश्चन लेके हम आएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक एक दूसरे पे डिपेंड है। तो जो भी टॉपिक करेंगे अब लगातार 4-5 टॉपिक फ्राइडे तक करेंगे, और उनको करने के बाद में फिर क्वेश्चन, तो ऐसे हमारा सिलेबस टाइमली पूरा हो जाएगा। आपके पेपर है। वेरी नाइस सर, ठीक है। संजीव कह रहा है राम राम ठीक है, कॉन्फिडेंस आ गया, बिल्कुल सही बात है। आकाश, इंद्रजीत सर आज से पहले मुझे कभी समझ नहीं आया था, ये इंद्रजीत कह रहा है। संजीव बहुत अच्छा कर रहे हो सर, बिल्कुल ठीक। रीना सर आज के लिए, हाँ रीना का भी मैसेज चला गया। हाँ सर ठीक है, संडे को नेट भी रहता है, बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों। अगर आप लोग सब सहमत हो, ठीक है यार, सब आप कह रहे हो कि नहीं ठीक है, डाउट जो क्लास है हम इस सेशन को डाउट और प्रैक्टिस सेशन हम नाम देंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, डाउट और प्रैक्टिस, जो आपके डाउट है, क्योंकि बहुत बार पढ़ाते समय हम नहीं ले पाते, क्योंकि टॉपिक भी कराना होता है 1.25 घंटे में। फिर अगर हम डाउट लेने लगे 10 से 15 बच्चों के, तो प्यारे दोस्तों हमारी मजबूरी है, ठीक है, तो उसमें फिर हम टॉपिक नहीं करा पाते। हम सबके डाउट बताना चाहते हैं, हर चीज़ का हमें पता होता है, काफ़ी टाइम पढ़ते हुए हो गया, लेकिन कई चीज़ क्या होती है चाहते हुए भी नहीं कर पाते, क्योंकि प्लेटफार्म उस तरह का है, ठीक है। वहाँ पे कोर्स भी टाइमली पूरा कराना होता है, चीज़ें आप तक पहुँचानी होती है, ज़्यादा इधर उधर की बातें भी नहीं करनी होती है तो इसीलिए हम टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करते हैं। चलो अब आप आराम करो, आपने बहुत मेहनत की है, बहुत आपने आंसर दिए। और बाकी पीडीएफ के लिए मैं एक बार ऊपर जाता हूँ। तो मैंने देखा, मैं सोच रहा था शायद जो प्रिंट नोट्स थे मेरे लिटरेचर वाले वे डाल दिए, लेकिन जब मैंने खोल के देखा खुद, अभी मैंने स्टार्ट ही किया है अपनी क्लासों को देखने के लिए, ठीक चल रही है नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती थी। तो उसमें मैंने देखा कि वो 6 पेज पड़े हुए हैं लिटरेचर वाले, उनके अलावा भी कुछ प्रिंट्स नोट्स हैं,
ठीक है। उसके अलावा क्योंकि वो लिटरेचर में सिर्फ कवि और लेखक वाले, उसमें पुरस्कार वाला नहीं है। जो 6 पेज आपने देखे अभी खोल के, वो हैंड राइटिंग वाले हैं जो 6 पेज, जो मैं PDF की बात कर रहा हूँ नोट्स की। उनके अलावा जो प्रिंट नोट्स हैं वो मैं डलवा रहा हूँ। आपके ये जो क्वेश्चन है ये डलवा रहा हूँ। कई बार क्या होता है मैं कह के चला जाता हूँ और वो भी बहुत बिजी होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा शोर नहीं करोगे आप, ठीक है। और बाकी चीज़ें हो जाएगी, 1-2 दिन बाद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ते रहो गुरुजी। बिल्कुल नदीम, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सैटरडे संडे सही रहेगा सर, श्याम कह रहा है। ठीक है, आप देखो, मैं तो आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ। कल चर्चा करेंगे उस चीज़ के बारे में कि सैटरडे संडे में से कौन सा दिन हम डाउट के लिए ले और प्रैक्टिस के लिए मंडे टू फ्राइडे हम पढ़ लेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। आज के लिए इतना ही।